Okay. What do you think will happen if all seeds of a plant were to fall at the same place and grow there? तो आप मतलब व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, क्या होगा अगर सारे बीज, एक प्लांट के जो सारे बीज हैं, वर टू फॉल एट द सेम प्लेस, एक ही प्लेस पे वो सारे फॉल हो जाएं, गिर जाएं और वहीं पे ग्रो कर जाएं? Means suppose there is no air or no means dispersal of seed through air or through water और air के through कोई dispersal नहीं हो रहा है seeds का, और वो एक ही जगह गिर रहे हैं, सारे वहीं पे grow कर रहे हैं, तो there would be severe competition for sunlight. सिवियर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, लाइक आई एम हैविंग सिवियर हेडेक, मुझे बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। सिवियर मतलब बहुत ही गंभीर, बहुत ही ज्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग, उसके लिए हम सिवियर यूज करते हैं कि इस कंडीशन there would be severe competition for sunlight, water, minerals and space. So agar if all the means seeds they will fall at same place and they grow there, तो there would be severe competition, बहुत ज्यादा competition हो जाएगा किसके लिए? For sunlight के लिए, water के लिए, minerals के लिए और जगह, space के लिए। जगह भी नहीं रहेगी ना, इतने सारे seeds हैं तो कितने सारे plants लगेंगे, तो plants they need a space also, तो इन सब के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स, एंड उसका रिजल्ट क्या होगा? सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स, वो हेल्दी प्लांट्स में ग्रो नहीं कर पाएंगे। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्जल, तो जो प्लांट्स है उनको बेनिफिट होता है, दे गेट बेनिफिट, मतलब बेनिफिट मतलब फायदा, दे गेट बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्जल, सीड का जो डिस्पर्जल होता है उससे प्लांट को बेनिफिट ही मिलता है। एक जगह वो गिरेंगे नहीं सारे सीड्स, means the seeds will disperse and they so that they can grow easily or they get space, they get sunlight, they get everything properly, है ना? डिस्पर्सल से ये बेनिफिट हो जाता है प्लांट को। or otherwise if the seed will not disperse so they all will fall at the same place and then they grow there, so there would be competition for light and everything, means mineral space. So it is beneficial for plants, means they get benefit by seed dispersal. It prevents competition between the plant. It prevents competition between the plant. Saurabh, it is okay now if I explain in English. There is no problem, na? I think you can understand well in English. Yes, ma'am. Okay. If you don't understand anything, you can ask me to repeat that in Hindi. Okay, I will explain in Hindi. Okay, ma'am. Because, but I know you can understand it very well. That's why I have started. It prevents competition between the plant and its own seedlings for sunlight, water and minerals. तो it prevents, prevent का मतलब होता है रोकना. It prevents competition between the plant. Seed dispersal से seed, what benefit plants get by this seed dispersal? What kind of benefits they get? So these are the benefits. It prevent competition between the plants. I have already told you कि competition रोक देता है एक तो plants के बीच में, between the plant and its own seedling for sunlight, water and minerals. सीडलिंग हो गए मतलब इसी के पौधे, सीडलिंग्स प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं. So write it from here, इसको भी लिखो. सीडलिंग मतलब जो नया पौधा होता है. अ वेरी यंग प्लांट और ट्री दैट हैज ग्रोन फ्रॉम अ सीड, एक सीड में से जो अभी भी निकला है वो सीडलिंग, छोटा नया पौधा या बीज से निकला पौधा. ठीक है, वी कॉल देम सीडलिंग. जो छोटे छोटे नए नए पौधे होते हैं वी कॉल देम सीडलिंग्स. ठीक है, तो इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट. सीड डिस्पर्जल ना, सीड डिस्पर्जल क्या करता है? कंपटीशन को रोक देता है. बिकॉज ऑल सीड्स विल डिस्पर्स, लाइक एक प्लांट है उसके जो सीड्स हैं दे विल डिस्पर्स बाय एयर और या वाटर के थ्रू, जैसे नीचे गिर गया और पानी उसको बहा के ले गया, ऊपर हवा में से वो बह के चला गया ऐसे. तो इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग फॉर सनलाइट. तो ये कंपटीशन को रोक देता है एक तरह से, मतलब दूर दूर बिखर के तो कंपटीशन रहा ही नहीं. एवरीबडी इज गेटिंग सनलाइट, वाटर, मिनरल्स, दे आर गेटिंग स्पेस ऑल्सो. सीड्स, जो जितने भी सीड्स हैं या जो पेरेंट जो प्लांट है उसको, एवरीबडी इज गेटिंग इनफ सनलाइट, वाटर और मिनरल्स. सो इट इज बेनिफिशियल फॉर प्लांट. The seed dispersal is beneficial for plant. It also enables the plants to invade new habitat for wider distribution.
तो नए हैबिटेट मतलब नया हैबिटेट मतलब हो गया निवास, घर, जहाँ जो रहता है उसको हैबिटेट बोलते हैं। तो इन्वेड का मतलब होता है किसी पे आक्रमण करना या फिर write its meaning here from here. To enter a country with an army in order to attack and take control of it. किसी देश पर आक्रमण कर उस पर अधिकार करने के लिए सेना का उसमें प्रवेश करना। किसी देश पर आक्रमण, किसी पे आक्रमण करना या फिर when did the Huns invade India? To enter a country with an army in order to attack or take control of it. मतलब किसी पे अटैक करना या उसको कंट्रोल कर लेना। इन्वेड का मतलब होता है वही आक्रमण करना होता है मतलब। To enter in large numbers often where somebody something is not wanted, या फिर कहीं पे लार्ज बहुत सारे लोग कहीं पे चले जाएं, घुस जाएं जहां पे उनकी जरूरत ही नहीं है। जैसे मीडिया वाले हैं वो कहीं भी आके चले, कहीं भी जाके घुस जाते हैं इस तरीके से, वो दे आर नॉट वांटेड। टू एंटर इन लार्ज नंबर ऑफन वेयर somebody something is not wanted, बड़ी संख्या में लोगों का वहां पहुंचना जहां वे वांछित नहीं। द होल एरिया हैज बीन इन्वेडेड बाय टूरिस्ट, पूरा एरिया मतलब टूरिस्ट वहां पे पहुंच गए सारे के सारे, पूरा एरिया टूरिस्ट ने घेर लिया, इन्वेड कर लिया। तो अपना नीचे वाला है सेकंड वाला। इट ऑल्सो इनेबल्स द प्लांट टू इन्वेड न्यू हैबिटेट्स, तो जो प्लांट्स है ये नए हैबिटेट में चले गए, नए हैबिटेट्स के अंदर इन्वेड कर गए मतलब प्रवेश कर गए। फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जो प्लांट्स हैं। जैसे सपोज इसका मैंगो के फ्लावर्स उगते हैं, पहले मैंगो के ट्री पे पहले फ्लावर्स आते हैं, तो दैट इन द फ्रॉम दैट फ्लावर ना वो जो सीड्स होते हैं फ्लावर के अंदर, जैसे एंथर एंथर होता है ना, एंथर ये सीड्स होते हैं दोनों। तो जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, तो ये सीड, these seeds they can fall down, ये नीचे भी गिर जाते हैं कई बार because of air, और they carried away by air, air जब blow करती है when air blows तो it carries these seeds away, दूर दूर ले जाती है। और some seeds they just fall down, नीचे गिर जाते हैं। तो by rain water, बारिश आती है तो रेन वाटर के थ्रू वो भी भा भा के वो भी काफी दूर चले जाते हैं और अपने आप ही कहीं पे भी पेड़ उग जाता है फिर। तो वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मतलब यहाँ पे फिर कोई काफी दूर गया कोई सीड तो वहां पे भी आम का पेड़ लग गया, फिर और दूर कोई सीड चला गया आम का पेड़ लग गया। तो वजह से लोग वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरीड अवे बाय विंड। अब यहाँ देखो जो सीड्स है या फिर फ्रूट है, सीड्स को ही कैरी किया जाता है, जो सीड्स हैं वो दे आर, और या फिर फ्रूट भी, क्योंकि कई फ्रूट ऐसे होते हैं ना जिन जो मतलब गिर जाते हैं जमीन में तो वो उग जाते हैं, जैसे कि स्टैम और ये सब पड़ा था ना ऊपर अपने। तो जो सीड्स है और फ्रूट्स हैं दे आर कैरीड अवे, अवे मतलब दूर ले जाए जाते हैं बाय विंड वाटर एंड एनिमल्स, इनके थ्रू दीज आर कैरीड अवे। winged seeds such Human as, being also. yeah, This is carried by human being also. by human being also, yes. They stick means on their clothes or somewhere on their body, and they carried by human being also, right? Winged seeds such as those of drumstick and maple, these are known as wing seeds. It like this is the seed, it has wing like structure, see this shape of this seed is wing, wing मतलब होती है पंख, जो पंख होते हैं उनको हम बोलते हैं विंग। सो दिस सीड शेप इज लाइक अ विंग्स, ठीक है, सो वी कॉल इट विंग सीड। विंग्ड सीड्स, विंग्ड मतलब पंखों वाले जो सीड्स होते हैं, ये भी पंखों जैसे लग रहा है ना इस पे। तो विंग्ड सीड्स सच एज दोस ऑफ ड्रमस्टिक and maple. So this first one is drumstick. It is written here also. This is drumstick, and the second one is maple. These are the seeds. Light, light seeds of grasses or hairy seeds of ack, mother, and hairy fruit of sunflower. 12.14 AB. Okay, it is shown here. These have hairs. These seeds are having hair, see, hair-like structures. And these seeds have wing-like structure.
they have wings, so we call them winged seeds. So remember the names. If maybe a question can come in which they can ask ki name two means winged seed, name any two winged seed. So you have to write ki drumstick and maple. And if they ask ki name two seeds having hair, means hairy seeds. Hairy seeds, we call them hairy seeds. So name two plants which have hairy seeds. So the hairy fruit of sunflower and hairy seed of ack. This ack plant, it also has this kind of seed, hair like structures in a seed. And here it is a fruit, the hairy fruit of sunflower. Sunflower, it is a kind of fruit and it has hairs. So we have to remember their names. Get blown off with the wind too far away places. So these all seeds, all kind of seeds, whether they are hairy or they are winged seed, they all are blown by air, by wind, far away places, to the far away places. Okay? Some seeds are dispersed by water. Some seeds are dispersed by water. Dispersed मतलब भी वही होता है एक तरह से कैरी कर ले जाना. Disperse मतलब बिखेरना होता है, वैसे disperse का मतलब अलग अलग हो जाना. Disperse. Like for assemblies we say ना disperse मतलब बिखर जाना, अलग अलग हो जाना, अलग अलग डायरेक्शन में चले जाना. Some seeds are dispersed by water. So some seeds are dispersed by water. Some seeds they fall down from the tree, है ना, from the flower of the tree. वो अलग अलग हो जाते हैं seed. अलग अलग हो जाते हैं, yes. And when the rain comes, तो it carried away these seeds. ठीक है, rain इनको बहा के ले जाती है. या फिर when rain comes, तो seeds fall down from the flower. Flower से तब भी गिर सकते हैं वो, और they can carried away by water or by wind, by animals, by human beings. तो these fruits or seeds usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer coat as in coconut. So if here we are talking about these hairy seeds के बारे में बात की जा रही है. So these fruits and seeds usually develop floating ability in the form of spongy and fibrous outer coat as in the coconut. So they developed floating ability means they can float very easily in water. Water के अंदर ये लोग float कर सकते हैं, तैर सकते हैं. And if something can float, it means it can carried away very far. We can means floating कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तैरता हुआ, तो इट कैन गो वेरी फार विद वाटर. पानी के साथ वो बहुत दूर तक चला जाता है. तो इनमें जैसे दे हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ना, ऐसी हेयर जैसी स्ट्रक्चर होती है. तो दीज प्लांट्स कैन फ्लोट वेरी इजीली, बहुत इजीली फ्लोट कर पाते हैं ये प्लांट्स. और दे कैरिड अवे बाय वाटर. These fruits or seeds usually develop floating ability in form of spongy and fibrous outer coat as in coconut. जैसे कोकोनट के अंदर आउटर जो कोट होता है उसका, उसी तरह से इनमें भी ये हेयर्स होते हैं, तो दे कैन इजिली फ्लोट. इस वजह से ये इजिली फ्लोट कर सकते हैं. Some seeds are dispersed by animals, especially spiny seeds, जो कांटों वाले. स्पाइन्स होता है कांटे, और स्पाइनी सीड्स तो अपन भी कैरी करते हैं, अपने भी कांटे लग जाते हैं, फिर अपन निकाल के दूसरी जगह फेंक देते हैं. एक सपोज वी हैव कम फ्रॉम वन प्लेस एंड वी गॉट दिस, ये क्या बोलते हैं इनको, स्पाइनी सीड्स. वी गॉट द स्पाइनी सीड्स एंड देन वी टेक आउट ऑल द सीड्स एंड वी थ्रो इट देयर एट अदर प्लेस. तो जहां हम गए अभी, so we also carried away them with us. Some seeds are dispersed by animals, especially spiny seeds with hooks, which get attached to the bodies of animals and are carried to distant places. So they are means attached to the bodies of animal or human beings because they have hook, or they are spiny seeds. Spine मतलब कांटे होते हैं, तो इस वजह से. Some examples are given. Xanthium and Urena. Let's see. Xanthium. This is xanthium. These are the spines or hooks. Hooks भी हो सकते हैं, किसी में कांटे भी हो सकते हैं. Xanthia, and where is the other one? Only Xanthia is given here, and Urena is not given. ठीक है. हाँ, Xanthia figure 12 में है. Urena
diagram is not given. So these are the seeds, these are the spiny seeds, these are the name of spiny seed. So Saurabh, remember this, a question can come, may come like this, ki name two winged seeds. So we have to write drumstick and maple. Name two hairy seeds or flower. So we will say fruit of sunflower and hairy seed of madar or oak, ark. And if they ask us the spiny seeds, name some spiny seeds, those this xanthium and urena. Some seeds are dispersed when the fruits burst with sudden jerk. When we break a fruit, कोई भी fruit को जब हम break करते हैं, sudden मतलब अचानक, jerk का मतलब झटका होता है, jerk मतलब झटका, अचानक से झटके से किसी को break करते हैं अपन किसी भी चीज को। इसका मतलब burst, burst का मतलब होता है फटना, जैसे burst का मतलब फटना, जैसे किसी भी चीज का फटना। like balloon. हाँ, यस, बलून के लिए we use burst. To break open suddenly violently, भीतरी भारी दबाव से एकाएक फट जाना, burst मतलब किसी का भी फट जाना, एकाएक विस्फोटित कर देना। You will burst that tire, जैसे टायर का फट जाना, या बलून के लिए भी we use burst. You will burst the tire if you blow it up any more, मतलब टायर तुम बर्स्ट कर दोगे, मतलब फाड़ दोगे, अगर तुम इसको और एयर ब्लो करोगे ना, इसके अंदर ब्लो करना मतलब एयर को भरना एक तरह से। इफ यू ब्लो इट अप एंड मोर, एनी मोर, कोई अभी और ज्यादा अगर एयर ब्लो करोगे इसमें, एयर इसमें भरोगे, तो ये टायर बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, दबाव की वजह से फट जाना। इफ आई ईट एनी मोर आई विल बर्स्ट, अगर मैं ज्यादा खाऊंगी तो आई विल बर्स्ट, मैं फट जाऊंगी, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। टू मूव सडनली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अपना तो फर्स्ट वाला ही है, to move suddenly in a particular direction often using force. A burst in water pipe, फटन, विस्फोट, फटने से ये दरार, बनी दरार। An occasion when something burst or explode, a crack or hole caused by this. Burst का मतलब होता है फटना। Okay, now let's move on. ठीक है, तो some seeds are dispersed when the fruits burst with sudden jerk. Sudden मतलब अचानक, jerk का मतलब झटका, और burst का मतलब फटना। जब फ्रूट जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, दूर दूर अलग अलग हो जाते हैं। व्हेन फ्रूट बर्स्ट, व्हेन वी बर्स्ट अ फ्रूट, जब हम किसी फ्रूट को अचानक से तोड़ते हैं, उसको अचानक से तोड़ते हैं, ऐसे मार के झटके से नहीं तोड़ते किसी को भी, जैसे नारियल को तोड़ते हैं, बट दैट कोकोनट तो डज नॉट हैव सीड्स, बट ऐसे ही समझ लो नारियल की तरह हम इस ऐसे किसी फ्रूट को तोड़े जिसके अंदर सीड्स होते हैं, तो वो जो सीड्स होते हैं, वो these seeds are means they dispersed when we break or when we burst a fruit with sudden jerk. The seeds are scattered, scattered का मतलब बिखर जाना, the seeds are scattered far from the parent plant. तो parent plant से, या सपोज वो ऊपर से ही गिरा है, सपोज ऊपर से प्लांट के वहां से गिरा है कोई फ्रूट, और झटके से गिरता है ना नीचे, तो टूट जाता है इधर उधर टुकड़े भी उसके इधर उधर हो जाते हैं, तो सीड्स ऑल्सो गेट वो स्कैटर्ड, बिखर जाते हैं सीड्स भी, पेरेंट प्लांट से दूर, फार का मतलब होता है दूर। This happens in the case of castor and balsam. ये जो दो हैं, castor और balsam, ये इसी तरीके से गिरते हैं, और चलो इनकी इमेजेस दिखा देती हूँ तुमको, लास्ट था ना। castor और balsam, it's not available. ठीक है, a person who cast something, और ये a fly pupa used as bait. Let's see the images. This is the castor plant. So its seeds,
ये जो कांटों वाला है, दिस इज नोन एज कास्टर प्लांट। ये तो उसके धतूरे नहीं होते, उसके जैसा लग रहा है ना ये, जो शिव जी भगवान पे चढ़ाते हैं अपन। ठीक है, ओके, नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड सौरभ। नाउ व्हाट टू स्टडी नेक्स्ट? दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ विच सब्जेक्ट Ma'am, you? history. History. In science, how many chapters are coming? Mm, mm, And how many we have done? I think our maths course is completed, Saurabh, है ना? Maths course is completed, I think. yes, ma'am. चलो ठीक है। Now, history. Yes, ma'am. And let me know tomorrow, है ना, कि how many science chapter are left and how many maths. I think maths course is completed, but let me know whether it is completed or not, ठीक है? और if it is not completed, how many chapters are left, वो बताने सिर्फ कि ये chapters पढ़ने बाकी हैं अभी, ठीक है? In all the subjects, like English तो we haven't touched only, I think SST तो अपना हो चुका है, बस history is left, I remember this. I think science, maths, civics, geography, these means subject course is completed. History is left and English is left, और जो कंप्यूटर है वो भी बचा है। ठीक है, अभी which chapter, सौरभ? Tell me the chapter number. Chapter number 7. 7. 5. Ma'am, 3rd. Third, okay, ठीक। Chapter number. The Delhi Sultans. दिल्ली जो है वो हमेशा ही से ही सेंटर में रही है, दिल्ली इंडिया के, मतलब जिसका दिल्ली पे राज ना, ही इज द मींस मोस्ट पावरफुल, वो सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन जिसने दिल्ली को कैप्चर किया। So in chapter 2, we saw that regions like the Kaveri Delta. डेल्टा वो एरिया होता है, डेल्टा एक ट्रायंगुलर शेप का एरिया होता है जहां पे कोई भी एक रिवर, कोई भी नदी, वो किसमें बहुत सारी उसमें डिवाइड हो जाती है, बहुत सारी स्ट्रीम्स में। One river is divided into many streams. We call them distributaries. These streams are known as distributaries. So this river is divided in many streams which are known as distributaries. So the area where it happens, जहाँ पे ये सब होता है, that area is known as delta, because जो river है वो अपने साथ में river is carrying
सैंड और इट इज कैरिंग स्लिट सैंड, बहुत सारी चीजें अपने साथ में लेके आती है, कैरी करके लाती है, कीचड़ वीचड़ सब, स्टोन्स पत्थर सब चीजें कैरी करके लाती है, क्योंकि यहाँ पे रिवर है तो यहाँ पे बहुत फोर्सफुली वो सब आ जाते हैं, फोर्स के थ्रू सबको बाहर ले आती है बहा के। बट यहाँ पे जब ये डिवाइड होने लगती है तो यहाँ पे ये कैरी नहीं कर पाते हैं वो इतना भारी भरकम सामान को, तो वो जो भारी भरकम सामान है सारा, जो सैंड है जो भी है सारी चीजें, वो सब की सब यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये इस पार्ट को हम बोलते हैं डेल्टा। इस वजह से इस एरिया को बोला जाता है डेल्टा। ठीक है, अब नाउ रीड द नेक्स्ट। इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट द रीजन्स मतलब एरियाज, वो क्षेत्र, रीजन मतलब क्षेत्र। तो इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट रीजन्स लाइक द कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम। जो कावेरी डेल्टा था ना, ये सेंटर बन गया था लार्ज बड़े बड़े किंगडम्स का, मतलब ये सेंटर अड्डा हो गया था एक तरह से बड़े बड़े राज्यों का। इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट द रीजन लाइक कावेरी डेल्टा जो था बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम्स। यहाँ से तुम पढ़ो तो सौरभ, थोड़ा सा तुम एक्सप्लेन करो 4 लाइन। सौरभ एक्सप्लेन करो। कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से पढ़ना है, इधर से। डिड यू नोटिस? Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? Did एक्सप्लेन you भी notice? करना। क्या आपने है ना नोटिस किया है कभी कि है ना that there were no mention of ऑफ the अ capital? किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल। मतलब कोई भी Mention means राज्य ऐसा नहीं था जिसकी दिल्ली क्या हो, कैपिटल हो। डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ अ किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल? कोई भी चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था तो वहां पे इतने लार्ज लार्ज किंगडम थे, बड़े बड़े किंगडम्स थे, राज्य थे, बट वहां पे ये मेंशन नहीं था कि दिल्ली इसकी कैपिटल है, किसी भी राज्य की कैपिटल है, ये हमने नहीं पढ़ा। आगे। रीड द नेक्स्ट लाइन सौरभ। that was because Delhi became an important city only in the 12th century. ये इसलिए क्योंकि है ना दिल्ली है ना वो इम्पोर्टेंट सिटी थी ओनली इन द 12th ट्वेल्थ century सेंचुरी में हाँ बनी थी। दिल्ली जो थी वो दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिटी, दिल्ली इम्पोर्टेंट सिटी बनी थी 12th सेंचुरी के अंदर, इसलिए वो किसी की कैपिटल नहीं थी दिल्ली। आगे। take a take a look at table 1. Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomera Rajputs who were defeated in the middle of the 12th century by the Shahs. ऑल्सो रेफर टू एज छाहामानस, चौहान को छाहामानस भी बोलते थे, ऑफ अजमेर। ओके, ट्राई टू एक्सप्लेन इट। Take a टेबल फर्स्ट की तरफ देखो। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ द किंगडम। दिल्ली है ना सबसे हाँ, दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम। दिल्ली सबसे पहले किसकी कैपिटल बनी थी? किंगडम मतलब राज्य, किस राज्य की कैपिटल मतलब राजधानी। तो जो दिल्ली थी फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम, किस किंगडम की राजधानी बनी थी दिल्ली? उस किंगडम की जो कि किसके अंडर था? अंडर द तोमारा राजपूत, मतलब तोमारा राजपूत का राज था उस किंगडम पे, उस राज्य पे। वो जो राज्य था वो तोमारा, तोमर है या तोमारा,
तोमर जो राजपूत थे उनके अंडर में था किंगडम, राजपूतों के अंडर में, तब उन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया था, कैपिटल सिटी मतलब घोषित किया था। Who were defeated in the middle of the 12th century? फिर ये जो तोमारा राजपूत थे इनको डिफीट कर दिया गया था, हरा दिया गया था मिडिल मतलब 12th सेंचुरी के मध्य में, बीच में, बाय द चौहान्स ने इनको हरा दिया था, अजमेर के जो चौहान्स थे। वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। टेक अ लुक एट टेबल 1, टेबल 1 की तरफ देखो। टेबल 1 कहाँ है इसमें, कोई देख लेंगे, नीचे आ जाएगी टेबल 1। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर तोमारा राजपूत। तोमारा जो राजपूत थे उनका राज्य था, उनका जो किंगडम था उस टाइम पे दिल्ली सबसे पहले मतलब दिल्ली कैपिटल सिटी घोषित की गई थी। और हु वर डिफीटेड, इनको हरा दिया गया था, दीज राजपूत, तोमर राजपूत वर डिफीटेड बाय चौहान्स ऑफ अजमेर। अजमेर के जो चौहान थे इन्होंने इनको डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। 12th सेंचुरी का मतलब हो गया 1100 से स्टार्ट होती है 12th सेंचुरी, मतलब 1101 से, 1101, 2, 3, 1104, 1105, वो दैट इज द 12th सेंचुरी। और उसका मिडिल 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 का मतलब हो गया 1150, 1150, मतलब इस दौरान ही, मतलब इसी के आसपास they were defeated by चौहान्स। सौरभ अच्छे से सुनना है, अभिमन्यु जैसे सब कुछ अच्छे से सुनता है, और वो फटाफट में कुछ भी पूछते ना वो फटाफट आंसर करता है हर चीज का। इट शोज कि ही इज वेरी अटेंटिव, मतलब वो हर चीज, मेरी हर बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है, इसका मतलब फटाफट आंसर करना, कैसे नहीं, और सुनना है जो भी मैं बोल रही हूँ ना, इधर उधर नहीं होना है बिल्कुल भी। इट वॉज, अभी जैसे तुमने पूछा मैम कहाँ से पढ़ना है, मैं ऑलरेडी बता चुकी थी कि यहाँ से पढ़ो, तो यहीं पे बैठना और सुनना है, इधर उधर नहीं जाना पढ़ाई के टाइम। It was under the Tomers and Chauhans that Delhi became an important commercial center. तो it was under जो तोमर्स और चौहान के मतलब राज्य में ही ये जो दिल्ली थी वो important commercial center बनी थी। चलो आगे तुम ही रीड करो, तुम एक्सप्लेन करो। इसको टिक कर लो The सौरभ, एक मिनट पहले इसको अंडरलाइन दिस लाइन। It was because question may come from here, can come from here, कि it was under the Tomers and Chauhans that Delhi became an important commercial center. Question can come कि है ना, Delhi, when Delhi became, or under whose rule or in whose kingdom, means Delhi became an important commercial center. कब बनी थी दिल्ली, तो इन दोनों के उसमें बनी थी, तो इसको टिक करो। Read the next. The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. Take a look at table 1 again and identify the table and identify the 5 dynasties that together made the अच्छा लग रहा तुम, अच्छा देखो the यहाँ से पढ़ना था, इधर से। मैनी रिच, यहाँ से मैनी रिच जायना मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी। अगर सौरभ जैसे यू कैन ओपन योर बुक, और जो जो मैं पढ़ रही हूँ ना तुम बुक में भी देख सकते हो। इफ यू डू नॉट वांट टू सी ऑन फोन स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन पे, आपको नहीं देखना है ना कि आईज में दिक्कत होती है इतना देखने से बच्चों को, तो यू कैन ओपन योर बुक, आप बुक में देख के बुक से भी रीड कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। जहां जहां मैं रीड कर रही हूँ यू जस्ट पुट योर फिंगर अंडर दैट वर्ड, और बुक में से भी रीड कर लो, एक साइड से बुक ओपन करके रख लो, या फिर इसमें से पढ़ना चाहो तो इसमें से पढ़ लो, फोन में देख के पढ़ना चाहो तो दैट इज अप टू यू, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैनी रिच जैना मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी, बहुत सारे रिच, धनी, रिच मतलब बहुत पैसे वाले, धनी जैना मर्चेंट थे, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, अ पर्सन हु सेल्स और बाय गुड्स,
सामान को सेल करता है, he buy at cheaper rates and he sell the same good or the same thing, the same object at higher rates. तो वो मर्चेंट्स होते हैं, व्यापारी होते हैं। तो मैनी रिच जैना मर्चेंट्स, बहुत सारे रिच अमीर जैना मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी, तो दे वो रहते थे सिटी में, एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स एंड दे मींस दे गेव मनी टू कंस्ट्रक्ट सेवरल टेम्पल्स। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, सेवरल मतलब कई सारे टेम्पल्स मतलब उन्होंने बनवाए। कॉइन्स मिंटेड हेयर कॉल्ड धेलीवाल हैड अ वाइड सर्कुलेशन। कॉइन्स मिंटेड हेयर, कॉइन्स का ये धेलीवाल उसी का नाम है। राइट मिंटेड मीनिंग फ्रॉम हियर। मिंट एक तो पुदीना होता है अपना, और उसके अलावा देखते हैं a type of plant, a herb whose leaves are used to give flavor to food, drinks, toothpaste, etc. पुदीना पौधा जिसके पत्तों के से खाद्य या पेय पदार्थों आदि में विशेष स्वाद आ जाता है। मिंट मतलब पुदीना होता है, कबाब्स विद मिंट सॉस, और अपना ये नहीं है, बट a type of sweet with a strong fresh flavor is also not our word. एक प्रकार की मीठी गोली जिसका स्वाद तीखा और ताजा होता है। फ्रेशली मिंटेड कॉइन्स, हाँ, सिक्के डालना या और नोट छापना। मिंटेड कॉइन मतलब सिक्के वो बनाते हैं ना उसमें, जैसे सांचा होता है तो उसमें डाल के, और तो उसको ढालना यूज करते हैं उसके लिए, ढालना बोलते हैं अपन, मतलब उनको शेप में ढालना। तो फ्रेशली मिंटेड कॉइन, जैसे कोई भी सांचा है उसके अंदर अपन ने लिक्विड, गरम गरम लिक्विड डाल देते हैं, फिर वो ठंडा होता है तो उसी की शेप ले लेता है, कॉइन की शेप, तो उसके लिए यूज किया गया मिंटेड, अपन उसको बोलते हैं। तो कॉइन्स मिंटेड हेयर, यहाँ पे कॉइन्स बनते थे, कॉल्ड धेलीवाल, उनको धेलीवाल कहते थे उन कॉइन्स को। हैड अ वाइड सर्कुलेशन, तो वो जो कॉइन था उसका बहुत वाइड सर्कुलेशन, मतलब जो कॉइन था जगह 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 घूमता है, एक तरह से जैसे अपना नोट है इंडिया का, इंडिया में जो नोट है रुपीज वाला, वो सर्कुलेट होता है ना वाइड, पूरे इंडिया के अंदर सर्कुलेट होता है, तो वाइड सर्कुलेशन मतलब बहुत ज्यादा जगह पे चलता था ये कॉइन, धेलीवाल कॉइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. अब देखो, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म होना मतलब किसी चीज का रूप बदल देना, ट्रांसफॉर्म कर देना किसी चीज को। लाइक किसी इंसान को वो ऐसा दिख रहा है, वो कुछ आता भी नहीं है पढ़ाई लिखाई में भी, और दिखने में भी इतना नहीं, और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया पूरा, एकदम दिखने में बहुत ही स्मार्ट लगने लग गया, और वो सब इंग्लिश भी बोल रहा है, और उसको हर चीज की नॉलेज भी है, ऐसे मतलब उसको रूप ही बदल देना किसी का। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल, तो दिल्ली पहले तो दिल्ली कैपिटल नहीं थी, जब इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, इसको बदल दिया गया कैपिटल के अंदर, राजधानी के अंदर, दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ सब कॉन्टिनेंट, started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of 13th century. तो जब दिल्ली को कैपिटल में जब हमने ट्रांसफॉर्म किया, इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, तो इसने क्या, वास्ट एरिया, वास्ट मतलब बहुत ही बड़े एरिया को इसने क्या कर लिया, कंट्रोल किया, बहुत ही बड़े एरिया को कंट्रोल किया, मतलब अपने अधिकार में लिया, कॉन्टिनेंट के बहुत ही बड़े एरिया को उसने कंट्रोल किया। स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत मतलब नाम से जाना गया पूरा वो, इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी, के बिगिनिंग में उसे दिल्ली सल्तनत कहते थे, जैसे इसमें दे रखा है मैप में, सेलेक्टेड सल्तनत सिटीज ऑफ दिल्ली 13th-14th सेंचुरी, मतलब दिल्ली के अंदर अंदर बहुत बड़ा एरिया आ गया था एक तरह से। कंट्रोल का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जब दिल्ली कैपिटल में ट्रांसफॉर्म हुई, तो दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा एरिया मतलब उसने ले लिया था अपने कंट्रोल में, कि ये दिल्ली पूरा दिल्ली के नाम से जाना जाएगा, दिल्ली सल्तनत के नाम से। तो यहाँ पे लिखा है ना, सेलेक्टेड सल्तनत सिटीज ऑफ दिल्ली, दिल्ली की कुछ ये सिटीज दिखा रही हैं अपन को यहाँ पे, ये सब दिल्ली की सिटी है, कुतुब मीनार, दिल्ली, कोहना, जहांपना, सीरी, सब दिल्ली की सिटीज है, मतलब सल्तनत सिटीज है उसकी। फिरोज शाह कोटला, ये सारी
तो ठीक है, एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल, दिल्ली को जब कैपिटल में ट्रांसफॉर्म किया गया, बदला गया, तो इसके अंडर में बहुत वास्ट, बहुत ही ज्यादा एरिया इसके कंट्रोल में या इसके अंडर में आया। सब कॉन्टिनेंट का बहुत ही बड़ा एरिया इसके कंट्रोल में आया। और विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत के मतलब नाम से इसको बोला गया इन द बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही। 13th सेंचुरी मतलब 1201 से ही ये काम स्टार्ट हो गया था। टेक अ लुक एट टेबल 1। अब टेबल 1 की तरफ एक लुक करो। वेयर इज दिस टेबल 1? ये इसके साइड वाले पेज पे। ये रही टेबल 1। तो भी अपन पढ़ेंगे, बस ये थोड़ा सा और इसको पढ़ लेते हैं। कहाँ पे? टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टीज। डायनेस्टी का मतलब होता है वंश। वंश जैसे दादाजी, फिर उनका बेटा, फिर उनका उनका बेटा, फिर उनका बेटा, वो पूरा वंश होता है एक। तो टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। तो 5 डायनेस्टीज के नाम देखो जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को मतलब एक तरह से बनाया है, मतलब वहां पे राज किया है। The Delhi Sultans built many cities in the area। जो दिल्ली के जो सुल्तान थे, सुल्तान मतलब जो दिल्ली पे राज करते थे, उन्होंने कई built many cities in the area। उन्होंने बहुत सारी सिटीज बना दी एरिया के अंदर। That we know as Delhi, जिसको हम दिल्ली के नाम से जानते हैं आज। Look at map 1 and locate Delhi आय कुन्हा। दिल्ली आय कुन्हा, सीरी और जहांपना इसमें ढूंढ के बताओ। Can you locate Delhi आय कुन्हा in this map? Map first, ये जो मैप है साइड में, इसमें कहाँ पे है? ये रहा आई कुना, ये रहा। एंड सीरी इट इज हियर और जहापना इज हियर। दे ऑल आर क्लोजर टू ईच अदर। आसपास ये, दे आर क्लोजर टू ईच अदर। तो दिल्ली सुल्तान, दिल्ली के जो सुल्तान थे जो मतलब राज करते थे दिल्ली पे, उन्होंने कई सारी सिटीज बना दी एरिया के अंदर जिनको दिल्ली के नाम से जाना गया। तो जैसे ये अलग अलग नाम भी दे दिए इन्होंने सिटीज के। द रूलर्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के कौन कौन रूलर थे, मतलब शासक। रूलर का मतलब शासक, जिन्होंने राज किया था दिल्ली के ऊपर, तो उनके नाम बता रखे। राजपूत डायनेस्टी मतलब राजपूत के वंश ने, मतलब राजपूत के दादा, फिर राजपूत उस दादा के बच्चे, फिर उस उन बच्चों के बच्चे, ऐसे। तो राजपूत डायनेस्टी, राजपूत का जो वंश है, तो पहले थे तोमार्स। तोमार्स आए। इसमें कौन सा नाम है इसका? अनंगा पाला। अनंगा पाला तोमार। ठीक है, ये तोमार का ये राजा था अनंगा पाला। ये राजपूत थे, तोमर, तोमर बोलते हैं अपन जैसे। चौहान जैसे पृथ्वीराज चौहान का तो बहुत नाम सुना हुआ। तो देखो यहाँ पे जो तोमर थे, ये जो तोमर्स थे, ये लोग अर्ली 12th सेंचुरी में मतलब ये आ गए थे पहले दिल्ली के अंदर। 12th सेंचुरी से लेके 1165 तक। अर्ली 12th सेंचुरी का मतलब हो गया 1101। ठीक है, अर्ली मतलब एकदम स्टार्टिंग में ही समझ लो। तो 1165 तक इन्होंने राज किया। ये एग्जैक्ट नहीं पता अर्ली 12th सेंचुरी मतलब कब आए थे, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया। 1165 तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया, राज किया। फिर आंगा पाला आए, इन्होंने 1130 से 1145 तक यहाँ पे रूल किया। मतलब ये भी रह रहे थे इनके साथ में। 65 तक है ना, ये भी यहाँ पे रह रहे थे, मतलब तोमर्स के अंडर में ही है ये। चौहान 1165 से 1192 तक, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, ये जो फेमस है इनका बता रखा है, पृथ्वीराज चौहान ने इतने टाइम तक राज किया, 75 से 92 तक। और ये आंगा पाला जो तोमर्स का था, तोमर से था ये दोनों ही राजपूत है, तोमर और चौहान। तो ये आंगा पाला तोमर था और इसने 1130 से 1145 तक। जो थोड़े फेमस होते हैं उनके नाम यहाँ लिख देते हैं, और भी होंगे राजा तो इसमें। अर्ली तुर्किश रूलर्स, फिर आगे तुर्किश देखो। 1192 के बाद 1206 में तुर्किश केम, और इन्होंने 1290 तक दे रूल्ड ओवर 1290। फिर इसमें कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, ये सारे जो इम्पोर्टेंट है ना, जिनके नाम बहुत सुने हुए हैं, उनके नाम ही लिखे हैं इसने यहाँ पे। कुतुबुद्दीन ऐबक है जो 1206 और से 1210 तक इसने रूल किया, शासन किया। और शमशुद्दीन इल्तुतमिश, हाँ ये भी बहुत इसने बनवाई थी, क्या क्या बनवाई थी, काफी चीजें। ये सारे फेमस नाम है, सारे के सारे। पृथ्वीराज चौहान तो अपन ने सुना है, सीरियल भी शायद इसको बना दिया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इतने टाइम तक राज किया।
और ये शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने, इसने कुछ बनवाया था, और नीचे आ जाएगा अभी। 1210 से 1236 तक इसने राज किया। रजिया जो सुल्तान था, इसने 1236 से 1240 तक इसने रूल किया। और घियासुद्दीन बालबन, इसने 1266 से 1287 तक। ये देखो इल्तुतमिश की टोम, टोम मतलब होता है मकबरा, मकबरा मतलब जहाँ पे दफना देते हैं ना, जिसको दफनाते हैं उसको टोम बोला जाता है, उसका मकबरा। वैसे इसको टूम बोलते हैं। वेट, एक बार इसके दो तीन प्रोनाउंसिएशन है, अमेरिकन और ब्रिटिश, देख लेता था। टूम बोला जाता है इसको, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन और देख लेते हैं। अ लार्ज प्लेस यूजुअली बिल्ट ऑफ स्टोन अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे स्टोन्स सब बिछा दिए, वेयर द बॉडी ऑफ एन इम्पोर्टेंट पर्सन इज बरीड, जहाँ पे बॉडी को बरी किया जाता है। मकबरा समाधि, भूमि के अंदर और पत्थरों से बना बड़ा स्थान जहाँ किसी महापुरुष का शव दफनाया जाता है सुरक्षित। कब्र, तो मतलब उसकी कब्र या मकबरा भी कह सकते हैं। टूम, ये अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है देखो, और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन टूम। दिस वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्या सौरभ? ये आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है जो बोल रही है ये? Let on this. इज इट No, ऑडिबल? आ रही है आवाज अभी? no. ये नहीं आ रही ना? हाँ, टूम बोलते हैं इसको, टूम। ब्रिटिश और इंडियन देखते हैं, अपना इंडियन प्रोनाउंसिएशन। अमेरिकन लड़का, ठीक है। तो इसको इल्तुतमिश की टूम है, जो इल्तुतमिश जो राजा है उसकी यहाँ पे, मतलब उसको जब मर गया था तो यहाँ दफना दिया था उसको। फिर पत्थरों से पूरा ऐसे सजा देते हैं। पहले क्या करते थे, राजा को दफनाते थे तो उसके साथ में खाना पीना, मतलब सॉरी, खाने पीने की चीजें, सोना चांदी और बहुत सारी चीजें, ड्रिंक्स, ये सब रख देते चढ़ा ये। के जाते थे, हाँ, क्या कह रहे हो? चढ़ा के जाते थे खूब, जैसे भगवान को चढ़ा के जाते हैं। हाँ, ऐसे चढ़ा के, मतलब इनकी कब्र में ही रख देते थे साथ में। ये ऐसा सोचते थे कि ये मरने के बाद जहाँ जाए ना, वहां भी शान से रहे, ताकि इस वजह से ऐसा किया जाता था। तो ये टेबल, ये तो अपन फाइंडिंग आउट ये कल पढ़ेंगे। एक बार टेबल चलो फटाफट पढ़ लेते हैं, पूरी टेबल खत्म कर लेते हैं फटाफट। खलजी डायनेस्टी, खलजी का भी बहुत नाम है। वो अलाउद्दीन खिलजी की मूवी भी बनी थी ना इसकी, पद्मावत मूवी देखी है तुमने? यस मैम। हाँ, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी था। तो खिलजी डायनेस्टी, जो एक खिलजी था, ये इसने 1290 से 3020 तक करा था। इसका जो वंश चला था खिलजी लोग, तो जलाउद्दीन खिलजी, ये इंपॉर्टेंट लोगों के नाम दे रखे हैं। और अलाउद्दीन खिलजी, ये इन्होंने इतने इतने टाइम तक इन्होंने राज किया। तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी ने इतने टाइम तक राज किया। इसके अंदर घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने इतने टाइम तक रूल किया। ये अलाई दरवाजा यहाँ पे है। ये सारी चीजें ना सौरभ अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें सही बता रही हूँ। आगे तुम कुछ भी फाइट करोगे ना, ये सारी चीजें पूछेंगे वापस। रिटर्न एग्जाम, कोई भी एग्जाम दोगे जॉब के लिए भी, तो ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। शायद अगर गवर्नमेंट में जाते, वैसे प्राइवेट में भी बहुत मैटर करता है, हर चीज पता होनी चाहिए। शायद डायनेस्टी, तो ये खिजर खान, इन्होंने इतने राज किया। लोडी डायनेस्टी, इनका जो वंश था, बहलूल लोडी, इन्होंने इतने टाइम तक राज किया था। तो ये सारा, बस अब अपन कल पढ़ेंगे बाकी का, ठीक है? अभी अभिमन्यु को दे दो।
Yes, ma'am. So science. Yes, ma'am. So yesterday we studied about human ear, है ना? Yes, ma'am. Yesterday we studied about human ear, or means voice travel from our outer ear. From our outer ear it enters into a funnel जैसी शेप होती है, अपने बाहर का ईयर होता है, उसके बाद एक फनल जैसी या एक कैनाल जैसे हम बोल सकते हैं, कैनाल होती है। वॉइस एंटर करती है वहां से, एंड इट स्ट्राइक द ईयर ड्रम को ये स्ट्राइक करती है, एंड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दिस ईयर ड्रम की वाइब्रेशन जो है वो सेंड किए जाते हैं किसको, इनर ईयर को, और फिर ये ब्रेन के पास सेंड किए जाते हैं, और फिर हमें आवाज सुनाई देती है। तो वी स्टडीड अबाउट दिस। ये 13.5 से यहाँ से ब्रीफ कर दो से वापस। एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जैसे कि अपना जो स्विंग होता है, जो झूला होता है, जो स्विंग होता है, इट मूव इन दिस मोशन ओनली, टू एंड फ्रो। ठीक है। सो ऑसिलेटरी मोशन मीन्स टू और फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे। पेंडुलम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी। स्विंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। सो और हाँ, तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में, इन 1 सेकंड, हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होते हैं? एक सेकंड में एक ही ऑसिलेशन हो पाता है, जैसे झूला है, स्विंग है अपना, तो इट कैन ओनली। हाँ, क्या? ये लाइंस जाती है ना, इसे जिगजैग जिगजैग इसे बोलते हैं ऑसिलेशन। हाँ, कहाँ पे लाइंस, कौन सी? या नीचे, वो नीचे? नीचे। यही ना, ये वेव्स। यस मैम। ऑसिलेशन में बताते हो, एक ऑसिलेशन कब पूरा होता है, देखो ड्राइंग है, मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ तुमको। जैसे अगर तुम यहाँ से स्टार्ट लेते हो, यहाँ से मत लो, यहाँ से, चलो यहाँ से ही बता देती हूँ, दोनों तरीके से बता देती हूँ। अगर यहाँ से अपन स्टार्ट ले रहे हैं वेव का, तो एक ऑसिलेशन अपना पूरा हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अपना एक ऑसिलेशन। इसके अंदर देखो अभी हमें दो तो ऊपर, एक तो ऊपर का पार्ट मिल जाना चाहिए, ऊपर का ये पूरा एक बन, ये मिला के, और ये आधा और आधा ये ऊपर की तरफ है ना, और ये नीचे की तरफ पूरा एक है, तो ये वन ऑसिलेशन कहलाता है। टू एंड फ्रो, आगे या पीछे, ठीक है, या इसमें ऊपर नीचे, वेव के अंदर ऊपर नीचे लेते हैं, तो ये वन ऑसिलेशन है। दूसरे तरीके से भी समझा देती हूँ, ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो मैं दूसरा इजी इजी तरीका समझा देती हूँ, ये थोड़ा टफ लगता है। ऑसिलेशन तुम इसको भी कह सकते हो। ऑसिलेशन मतलब हम कहाँ से स्टार्ट कर ले, हम यहाँ से मान लेते हैं, चलो मैंने कि यहाँ से स्टार्ट करा, इधर से मेरी वेव चालू हो रही है यहाँ से। तो अगर मैं इसको लूं, ये मेरा नीचे का हो गया, ये वाला ऐसे मान रही हूँ मैं, और ये वाला मेरा हो गया ऊपर का, तो ये पूरी एक वेव हो गई यहाँ पे,
ऊपर और ये नीचे, पूरी एक वेव हो गई ऐसे। मेन इसको यहाँ से इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें ये कवर हो गया ना, यहाँ पे ये कवर हो गया आधा हिस्सा, फिर ये, और फिर इस आधे पे यहाँ पे इसको फुल स्टॉप यहाँ कर दिया जाता है, इसलिए हमेशा हाफ हाफ इस तरह से दिखाते हैं। पूरा लेना है तो फिर ये ऊपर से लो ऐसे ऐसे, ये सही है, ये हो गया। अब ले सकते हो पूरी एक, ये नीचे से बनी हुई है ना, ऊपर से अगर हम बनाएंगे यहाँ से, मतलब अगर मैं यहाँ से लूँ इसको ऐसे, थोड़ा सा ऊपर से, इसका आधा ये कवर नहीं होना चाहिए, अगर मैं इसको इस तरह से लूँ तो जनरली ऐसे ही बनाता है इसी वजह से। यस मैम। तो इसको वन ऑसिलेशन बोलते हैं। वन ऑसिलेशन मतलब एक ऊपर का और एक नीचे का मिला के ये होता है वन ऑसिलेशन, मतलब टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे या ऊपर नीचे कैसे भी। तो 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं हर्ट्स में, इसका सिंबल है HZ। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में एक ऑसिलेशन, मतलब झूले का एक आगे और एक पीछे है एक बार, मतलब एक ऑसिलेशन पूरा हुआ है 1 सेकेंड के अंदर। तो अब इसने पूछा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, सपोज 1 सेकेंड में जो झूला है, सपोज कर 1 सेकेंड में वैसे तो एक ही बार जाएगा, फिर भी सपोज कर लो कोई वेव है जो बहुत ही फास्ट चलती है, बहुत तेज चलती है वो वेव, और वो 1 सेकेंड में 20 ऑसिलेशन करती है, झूले को ही समझ लो, 1 सेकेंड में 20 बार, इतनी फास्ट, मतलब आगे पीछे जा रहे हैं कि 1 सेकेंड में वो 20 टाइम्स आगे पीछे चला जाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो। तो हम, इसका आंसर अभी नहीं दिया गया है, हम इसका आंसर भी ढूंढेंगे, अभी पूरा चैप्टर हो जाएगा तब देखते हैं, इसमें आ जाएगा नीचे आंसर। You can recognize many familiar sounds without seeing the object। हाँ, तो ये सब भी पढ़ लिया था अपने, बिना ऑब्जेक्ट को देखे हम कई सारी साउंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट जो साउंड्स होती हैं उनका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। किसी भी साउंड की ये, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में अपन मेजर करते हैं, नापते हैं, जैसे हम वेट को केजी में करते हैं। हाँ हर्ट्ज तो वॉइस के लिए यूज करते हैं ना, कितनी है ना तेज वॉइस आ रही है उसके लिए। हाँ, तो वॉइस के लिए भी होगी ना हर्ट्स। हर्ट्स फ्रीक्वेंसी तो होती है वॉइस के दो इम्पोर्टेंट, जो साउंड है उसके दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, जो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। साउंड के लिए यूज करते हैं ना अपन इसको, जैसे अपन जब एफएम रेडियो नहीं चलाते हैं, एफएम रेडियो चलाते हैं तो उसके अंदर अपन फ्रीक्वेंसी, उसमें हर्ट्ज से लिखा आता है, उसमें देखना कभी, तो 93.5 हर्ट्ज, तो उसमें फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है। 93.5 पे तो बजने लग जाता है एफएम, गाने बजने लग जाते हैं, और अगर अपन 93.6 7 8 ऐसे कुछ कर देते हैं, चेंज कर देते हैं थोड़ा बहुत, तो वो नहीं बजते। एक फ्रीक्वेंसी होती है उसी पे वो सॉन्ग्स मतलब बजते हैं, तो उसमें वहां भी फ्रीक्वेंसी, तो साउंड के लिए हम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों का यूज करते हैं। दीज टू आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड, किसी भी साउंड की ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, वैसे साउंड की तो यूनिट होती है डेसिबल यूनिट, DECIB। यस मैम, आगे दे रखा है डीबी। दे रखा है ना आगे, हाँ, कहाँ दे रखा है इसके अंदर, येलो येलो बॉक्स में। ऊपर ही है पिंक बॉक्स में, 8 dB। ड्रम हाँ, ये या रहा है ऊपर ही। यहाँ। हाँ, लाउडनेस इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल, लाउडनेस को अपन डेसिबल में मेजर करते हैं। चलो ठीक है, तो अभी साउंड, साउंड की दो प्रॉपर्टीज होगी, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, हमने दोनों ही समझ लिया है। वापस से बता देती हूँ, एम्पलीट्यूड तो ये होता है जैसे किसी का भी कितना ऊपर है वो जो वेव है, या जो टू और फ्रो जो मोशन है अपना, वो कितना, मतलब कितना हाइट, कितनी ऊपर या नीचे, ये होता है एम्पलीट्यूड। और फ्रीक्वेंसी होती है मतलब 1 सेकेंड में कितना वो वेव्स या कितने ऑसिलेट करती है, कितनी बार ऑसिलेट करती है, वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें मैं बताऊं फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो 20 टाइम ऑसिलेट कर रहे हैं ना उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज ही होगी।
1 सेकंड में जितने टाइम ऑसिलेट करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे अगर 1 सेकंड में एक बार ऑसिलेट कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, तो उसकी 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अपन ने मान ली। अगर 1 सेकंड में 20 बार ऑसिलेट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20 हर्ट्ज। अभी आ गया, आ भी जाएगा। फिर उसकी है ना जो साउंड है वो तेज आएगी, जिसकी है ना हर्ट्ज 1 होगा उससे। साउंड तेज नहीं, मतलब बहुत ही फास्ट फास्ट से आएगा शायद, जल्दी जल्दी। इसमें जो वेव्स हैं वो बहुत ही, 1 सेकंड में जैसे एक वेव जाए और 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी से लाउडनेस में आता है। लाउडनेस तेज, एम्पलीट्यूड जब होता है ना तब आती है आवाज ज्यादा। जैसे जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है तो उसकी आवाज भी ज्यादा, एम्पलीट्यूड कम होता है तो आवाज भी कम होती है। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी स्पीड बताती है। एक तरह से स्पीड ही कह सकते हो, हाँ। फ्रीक्वेंसी स्पीड के लिए, क्योंकि लाउडनेस के लिए तो एम्पलीट्यूड होता है। अभी नीचे और आ जाएगा, और पढ़ लेते हैं नीचे। कैन वी डिफरेंशिएट साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी? तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे क्या हम साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी में ये आ जाएगा पिच, जैसे बहुत ही तीखी आवाज, वो आ जाती है फ्रीक्वेंसीज के अंदर। एम्पलीट्यूड में आता है लाउडनेस, एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है तो आवाज मतलब लाउडनेस एंड पिच के बारे में पढ़ते हैं अपन अभी, इसके अंदर और आएगा। एक्टिविटी 13.11, टेक अ मेटेलिक टम्बलर एंड अ टेबल स्पून। तो एक मेटेलिक टम्बलर, मेटल का मतलब ग्लास ले लो, और टम्बलर और टेबल स्पून और एक स्पून ले लो। स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर। यहाँ पे इसने टेबल स्पून लिया, इसने यहाँ पे कुछ थ्रेड सा लिया है ये, और नीचे बॉल ले ली। तो इसको स्ट्राइक करो इससे। थर्माकोल बॉल टचिंग द वाइब्रेटिंग ग्लास टम्बलर। अच्छा, ये बाद में टच करा है, तो थर्माकोल बॉल को बाद में टच किया। तो टेबल स्पून से इसको स्ट्राइक करना है जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर। ब्रिम मतलब यहाँ ऊपर से, यहाँ पे जेंटली इसको स्ट्राइक करो। hear the sound produced, then hear the sound, आवाज को hear करो, सुनो। now bang the spoon on the tumbler and hear the sound produced again. First case we strike that tablespoon gently on the brim of the glass or that metallic object, उसकी ब्रिम पे हमने gently strike किया था, ठीक है। सेकंड केस में नाउ बैंग द स्पून मतलब बहुत जोर से मारो तो अलग आवाज आएगी। पहले केस में डिफरेंट आवाज थी, साउंड थी, दूसरे में डिफरेंट साउंड आएगी, बहुत तेज मारेंगे तो। बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड अगेन। इफ इज द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड। जब टम्बलर को अपन ने बहुत जब बैंग किया था, उसे अच्छे से बजा दिया, अच्छे से हार्डली उसको स्ट्राइक किया अपन ने, व्हेन वी स्ट्राइक इट वेरी हार्ड, इट वेरी हार्ड, तो ये साउंड है ना वो ज्यादा देर तक आते रहे। जैसे स्टील का कोई भी है ना ऑब्जेक्ट है, उसको अपन हिट करते हैं तो उसकी है ना जो साउंड है वो कई सेकंड तक है ना गूंजती रहेगी। लेकिन अगर हम वो टेबल को बजाएंगे तो वो तो थोड़ी देर बजेगा। तो हाँ हाँ, उसके पीछे इसके पीछे भी यही है, कुछ फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड्स का ही होता है। इसमें फ्रीक्वेंसी का लगता है मुझे, इसके अंदर दोनों का ही होता है इसमें रोल। तो साउंड के अंदर दोनों का ही रोल होता है। उसमें फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ज्यादा की, जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसका जो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड होता है ना वो ज्यादा होता है मेटल के अंदर, इस वजह से वो कई देर तक हमें सुनाई देती है। और टेबल में जो अपन मारते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसके अंदर एम्पलीट्यूड और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होती है, इस वजह से वो अपन को कम टाइम तक सुनाई देती बराबर ही होता है। जैसे स्टील को मारते हैं है। हाँ, तो स्टील में बराबर ही है ना साउंड आएगी, और टेबल पे मारेंगे तो टेबल पे ज्यादा ही आती होगी शायद। लेकिन इस वो है ना ज्यादा है ना वो स्टील के अंदर उसको मारेंगे तो वो ज्यादा देर तक साउंड प्रोड्यूस करता है। में ज्यादा देर तक करती है, और टेबल के अंदर तो अपन थोड़ा सा मारते हैं फिर बस उसी टाइम के लिए करती है। स्टील में थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे अपन लोहे को भी स्ट्राइक करते हैं ना, जब वो जो होता है आयरन स्मिथ होता है, जो लोहार होता है, वो लोहे को जब स्ट्राइक करता है तो उसकी बहुत देर तक आवाज आती है लोहे की, मतलब बहुत देर तक तो नहीं, मतलब थोड़ी सी देर तक। तो वो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का ही होता है इसमें। उसको अपन हिट करेंगे तो उसके बाद उसकी साउंड तो साउंड आती रहती होगी, लेकिन अपन को सुनाई नहीं देती होगी। तो 20 हर्ट्ज से नीचे जाने के बाद में अपन को सुनाई तो देती नहीं है।
हाँ, हो सकता है, मे भी, कह नहीं सकते, हो सकता होगा ऐसा। तो हियर तो ठीक है, अपन ने दोनों केसेस में साउंड को सुनना है, ठीक है। तो इज द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड, जब टम्बलर को अपन ने हार्डली स्ट्राइक किया, ये स्ट्रक, स्ट्राइक की फॉर्म है स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। स्ट्राइक करना मतलब एक तरह से किसी को हिट करना, और स्ट्राइक का मतलब कई सारी स्ट्राइक होते हैं। स्ट्राइक का मतलब धरना देना भी होता है, स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं ना सब लोग कि हम काम नहीं करेंगे, हमारी सैलरी बढ़ाओ, इस तरीके से। तो स्ट्राइक होता है जो क्रिकेटर्स स्ट्राइक चेंज करते हैं। क्या वापस बोला भी मैंने? क्रिकेटर्स में होते हैं ना, वो स्ट्राइक चेंज करते हैं। हाँ, कैसे मतलब? वो एक तो बैटिंग कर रहा होता है, एक नॉन स्ट्राइकर एंड पे होता है, तो हाँ, स्ट्राइक तो वहाँ पे उसको वो कौन सा स्ट्राइक है? वो तो बैट को स्ट्राइक करना, नो, फिर बैट से एक बॉल को। वो स्ट्राइक चेंज करते हैं, एक खेलता रहता है, एक वहां पे है ना अंपायर की साइड में खड़ा रहता है, तो फिर है ना वो रन लेंगे ना तो स्ट्राइक चेंज हो जाती है, वो दूसरा बैट्समैन आ जाता है। मैं इतना देखती नहीं क्रिकेट ज्यादा, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे। स्ट्राइक में आ जाएगी, सारी मीन्स आ जाएंगे इसके अंदर। एक तो स्ट्राइक मतलब धरना देना, एक मतलब स्ट्राइक मतलब किसी को हिट करना, या फिर देखो अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन पीपल रिफ्यूज टू वर्क, वर्क पे नहीं जाते हैं यूजुअली बिकॉज दे वांट मोर मनी और बेटर वर्किंग कंडीशन, ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा अच्छी वर्किंग कंडीशन चाहिए, तो उसको स्ट्राइक बोलते हैं, मतलब हड़ताल कर देना। दूसरा है अ सडन मिलिट्री अटैक स्पेशली बाय एयरक्राफ्ट, इसको भी अपन स्ट्राइक बोलते हैं, अचानक किया गया हमला, विशेषतः विमान द्वारा। ऐसे बोलते हैं ना कि एयर स्ट्राइक हुई, अचानक से हमला होता है। तो हिट समबडी, किसी को मारना, मारना, लगना, किसी से टकराना। द स्टोन स्ट्रक, स्ट्राइक की फॉर्म है स्ट्राइक, ये फॉर्म्स भी यहाँ लिखी है, सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर, फॉर्म्स इसमें नहीं आई है, वाले में आ जाएंगे तो इंग्लिश करेंगे तो इसी की फॉर्म है ये स्ट्रक, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। स्टोन स्ट्रक हर ऑन द हेड, स्टोन उसको हेड पे स्ट्रक किया मतलब हिट किया, लगा मतलब उसके हेड पे। टू अटैक एंड हार्म समबडी समथिंग सडनली, किसी पर अचानक हमला कर उसे क्षति पहुंचाना। ये हो गया ट्रांसलेशन एंड मोर, और देख लेते हैं और भी डेफिनेशन दे। टू स्टॉप वर्क एज प्रोटेस्ट, ये तो वापस वही आ गया, हड़ताल कर पड़ जाना, काम बंद कर देना। टू गिव समबडी अ पर्टिकुलर इम्प्रेशन, किसी पर विशेष तरह का प्रभाव छोड़ना। ही स्ट्राइक में वेरी कामिंग, कम सडनली इनटू, किसी के माइंड में, अपन कहते हैं ना मेरे माइंड में एक आइडिया स्ट्राइक किया है, मेरे माइंड में एक आइडिया आया है, अचानक मन में आना। टू प्रोड्यूस फायर बाय स्ट्राइक बाय रबिंग समथिंग स्पेशली अ मैच ऑन अ सरफेस, किसी मैच मतलब जो माचिस की जो अपनी माचिस होती है या मैच स्टिक होती है, माचिस की जो तिल्ली होती है, अपन उसको मैच पे स्ट्राइक करते हैं ना। शी स्ट्रक अ मैच एंड लिट हर सिगार, उसने एक मैच से अपनी, मतलब मैच से जो बॉक्स होती है उससे अपनी सिगरेट को जला ली स्ट्राइक करके। और का तो नहीं लिखा है इसमें, क्रिकेट का तो कुछ लिखा नहीं। टू रिंग अ बेल सो दैट पीपल नो व्हाट टाइम इट इज, टू डिस्कवर गोल्ड ऑयल एटसेट्रा इन द ग्राउंड, जिन्हें सोना तेल आदि का। तुमने कहाँ सुना ये कि एक से जब एक बैट्समैन वो रन लेते हैं तो दूसरा आ जाता है? उसे स्ट्राइक ही तो बोलते हैं, वो स्ट्राइक चेंज करते हैं और लाइक है ना, अभी है ना जो नया बैट्समैन है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। अच्छा, मैं क्रिकेट देखती नहीं ना अभी 1 ईयर। स्ट्राइकर वो है नॉन स्ट्राइकर एंड, यानी कि नॉन स्ट्राइकर यानी हाँ मतलब तुमने स्ट्राइक। हाँ वो उसी वे में बोलते हैं कि जैसे वो बॉल को जो स्ट्राइक कर रहा है तो वो वहां पे खड़ा है, जो बैट है जिसके पास में वो स्ट्राइकर हो गया, और क्योंकि दूसरी तरफ है वो नॉन स्ट्राइकर है, वो बॉल को स्ट्राइक नहीं कर रहा है ना, हिट नहीं कर रहा। हाँ ये यूज करते होंगे उस सेंस में भी। कमेंटेटर्स जब बोलते हैं तो तुमने सुन लिया होगा, मैं इतना देखती नहीं हूँ मैच, मैंने कभी सुना नहीं क्रिकेट के अंदर तो। हर मैच में बोलते हैं सिर्फ 20-30 बार तो। आगे बढ़ते हैं, इज द, ठीक है ये हो गया। नाउ सस्पेंड
व्हेन द टम्बलर स्ट्रक हार्ड, जब टम्बलर को हार्डली अपन ने स्ट्राइक किया और जेंटली स्ट्राइक किया, तो वी गॉट टू डिफरेंट साउंड्स, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ, में दो अलग प्रकार की sounds सुनाई। सस्पेंड मीनिंग सस्पेंड का मतलब होता है जैसे लटकाने को बोलते हैं, इसके इस सेंस यहाँ पे तो लटकाने के लिए यूज करा है। और देख लेते हैं और इसमें यहाँ पे सस्पेंड मतलब किसी को एक तो सस्पेंड कर देना नौकरी से, मतलब बर्खास्त कर देना कई देर के लिए या कुछ महीनों या दिनों के लिए सस्पेंड कर देना, वो होता है। और एक लटकाना होता है पढ़ लेते हैं यहाँ पे सारे दे रखे, टू हैंग समथिंग फ्रॉम समथिंग एल्स, किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु से लटकाना। ठीक है, एक तो लटकाना हो गया, ये अपना तो यही है फर्स्ट वाला, और ये भी पढ़ लेते हैं बाकी। स्टॉप और डिले समथिंग फॉर अ टाइम, सस्पेंड कर देना, ये भी मतलब होता है कि उसको डिले कर देना किसी चीज को। डिले समथिंग फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए किसी वस्तु को रोक देना या उसके विषय में देरी लगाना, स्थगित करना। जैसे अभी कोरोना आ गया था, तो जो एग्जाम्स हो रहे थे जितने भी, उनको सबको क्या कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था सारे एग्जाम्स को। तो उस समय के लिए किसी वस्तु को रोक देना या उसे उसके विषय में देरी लगाना या स्थगित कर देना उनको, उनको मतलब डिले कर देना, रोक देना या फिर डिले कर देना। टू सेंड समबडी अवे फ्रॉम हिज और ये वाला सस्पेंड मतलब किसी को पनिशमेंट के तौर पे भेज देना, जैसे किसी को निलंबित करना अपने पद से, नौकरी आदि से कुछ समय के लिए हटा देना दंड के रूप में। जैसे स्कूल से बच्चे को सस्पेंड कर दिया, जॉब से किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया, ऐसे। ठीक है, तो अपना सस्पेंड है लटकाना, फर्स्ट वाला, टू हैंग समथिंग। नाउ सस्पेंड अ स्मॉल थर्माकोल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर, तो अभी एक मतलब हैंग कर लो एक स्मॉल थर्माकोल बॉल को, और वो किसको टच कर रही है, रिम ऑफ द टम्बलर, इस टम्बलर की जो रिम है, ये जो ऊपर की किनारी है, इसको टच कर रही है, जैसे कि डायग्राम दिखा भी रखा है, तो इट इज टचिंग इट्स रिम। फिर आगे क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। वाइब्रेट द टम्बलर, सस्पेंड हो गया, ठीक है। वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट, मतलब इसको वापस से स्ट्राइक करो टम्बलर को, वाइब्रेट होना चाहिए, मतलब वाइब्रेट करो इसको बाय स्ट्राइकिंग इट। सी हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस्ड, ठीक है, अपन ने वो बॉल टच कर दिया उसके, फिर अपन ने स्ट्राइक करा उसको, मतलब एक बार स्ट्राइक कर दो और फिर बॉल टच करो। तो स्ट्राइक करने के बाद सी हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस्ड, तो बॉल को कितनी दूर इसे डिस्प्लेस कर देना, मतलब किसी को उसकी जगह से हटा देना, डिस्प्लेस करना मतलब। तो जहां पे थी टम्बलर की रिम के पास में थी, तो कितनी दूर गई मतलब वो रिम। वाइब्रेट, क्योंकि वो उसका वेट लाइट है, तो उससे हमें पता चल जाएगा एक तरह से कि वाइब्रेशन के अंदर भी फोर्स होता है, और जो वाइब्रेशन है ये ट्रेवल करते हैं एयर के अंदर, इससे ये पता चलेगा। वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट, तो टम्बलर को क्या करना है, मतलब स्ट्राइक कर देना ताकि वो वाइब्रेट करे। सी हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस्ड, तो जो बॉल है वो कितनी दूर गई है। The displacement of the ball is a measure of the amplitude of vibration of the tumbler. जितनी दूर जाएगी उतना ही उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, मतलब वो एम्पलीट्यूड है उसका, जितनी दूर बॉल जाएगी ना उतना एम्पलीट्यूड ज्यादा या कम है। तो बहुत जोर से स्ट्राइक करेंगे तो ऑब्वियसली वो दूर जाएगी ज्यादा, तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। जो लाउडर वॉइस होती है, तो यहाँ से ये बताएंगे अपन को कि जो वॉइस लाउडर होती है उसका एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होता है। जैसे नीचे पढ़ लेते हैं इसको भी। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली देन अ लिटिल हार्ड, फिर जेंटली एकदम आराम से थोड़ा हल्के से उसको स्ट्राइक करना है, फिर थोड़ा हार्ड भी स्ट्राइक करना है। कंपेयर, और दोनों टाइम में कंपेयर करने की, जो ये बॉल है जब जेंटली स्ट्राइक किया तो बॉल कितनी दूर गई, बहुत हार्डली स्ट्राइक किया तो बॉल कितनी दूर गई, दोनों को कंपेयर करो। हार्ड में ज्यादा दूर जाएगी बॉल, और जेंटली जब करेंगे तो बॉल थोड़ी सी दूर जाएगी। तो कंपेयर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द टम्बलर इन टू केसेस, इन विच केस इज द एम्पलीट्यूड लार्जर, तो कौन से केस में जो एम्पलीट्यूड होगा वो लार्जर होगा। जब अपन जोर से स्ट्राइक करेंगे उसको टम्बलर को और वॉइस लाउडर होगी, मतलब जो लाउडर वॉइस होती है तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, मतलब एम्पलीट्यूड किससे रिलेटेड हो गया, लाउडनेस से। अब फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, एम्पलीट्यूड का तो आ गया ना समझ में, एम्पलीट्यूड जितनी ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड उतना।
ये आवाज होती है उसका एम्पलीट्यूड उतना ही स्लो होता है, मतलब कम होता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो तुम पढ़ो अब ये पिंक वाला तुम पढ़ के तुम एक्सप्लेन कर दो। Loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. ये मैं बता दूं, Proportional का meaning क्या होगा? प्रोपोर्शनल का हो, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वही होता है कि एक चीज बढ़ रही है तो उससे प्रोपोर्शन को हम इस सेंस में यूज करते हैं कि कोई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी उसी के प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। प्रोपोर्शनल तो दो तरह के होंगे ना, डायरेक्टली और इनवर्सली। हाँ, तो डायरेक्ट उसमें बढ़ती है और एक इनवर्स, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रॉपर मीनिंग यहाँ से देखते हैं। प्रोपोर्शनल मतलब ऑफ द राइट साइज अमाउंट और डिग्री कंपेयर्ड विद समथिंग एल्स, किसी अन्य की तुलना में सही आकार, मात्रा या डिग्री का, मतलब किसी की तुलना में एक तरह से प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुपात में समानुपातिक। सैलरी इज प्रोपोर्शनल टू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये देखो आ गया ना यहाँ पे, जितना एक्सपीरियंस होगा उतनी ज्यादा सैलरी होगी। कि सैलरी किसके प्रोपोर्शनल है? ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के, मतलब किसी को 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको अच्छी सैलरी मिलेगी, किसी को 10 साल का है उसको और भी अच्छी मिलेगी, को एक्सपीरियंस ही नहीं तो उसको थोड़ी कम सैलरी मिलेगी। तो ऑफ द राइट साइज अमाउंट और डिग्री कंपेयर्ड विद एल्स, मतलब एक तरह से कंपैरिजन के लिए हम उसका प्रोपोर्शनल का यूज करते हैं। इंग्लिश में भी देखते हैं, corresponding in size or amount to something else having a constant ratio to another quantity। ये इससे समझ आ जाता है, having a constant ratio to another quantity। proportional मतलब उसी का जितना ही है, proportional to this मतलब ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा। तो डायरेक्टली में दोनों चीजें एक साथ बढ़ते हैं, इनवर्सली में एक और एक बढ़ती है। तो देखो, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। क्या बोला है इसने कि मैथ्स वाला स्क्वायर लिया है क्या? हाँ, मैथ्स वाला स्क्वायर है, यस। प्रोपोर्शनल भी मैथ्स में भी, मैथ्स और ये साइंस है ना, मतलब फिजिक्स, दोनों मतलब एक तरह से आपस में मिक्स होती जाएंगी। लाउडनेस ऑफ साउंड, अब साउंड की लाउडनेस, ये जो एल है इज प्रोपोर्शनल है किसके, अपन प्रोपोर्शनल इस साइन से मतलब प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा ना उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल producing the sound। Loudness of sound is proportional to the square of amplitude of vibration producing the sound। For example, if the amplitude becomes twice, जैसे amplitude यहाँ पे क्या हो जाता है, a से 2a हो गया मतलब twice हो गया, मतलब amplitude क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे पहले amplitude था इतना, ये वेव थी, इसका डबल कर दो, इसको डबल कर दो थोड़ा, ये हो गया इसका डबल, समझ। तो ये जो एम्पलीट्यूड का हमने क्या कर दिया, है ना, जिसकी इसकी हाइट होगी 2 mm, तो इसकी हम 4 mm कर सकते हैं। ये आवाज ना अभी क्लियर नहीं आती, पता नहीं हवा चल रही है इस तरह से आती, पास में रख के बोला करो एकदम। इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स, ये देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस, जैसे एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो जाता है मतलब इतना है और ये डबल कर दिया, मतलब 2a हो गया एम्पलीट्यूड, तो इस पूरे का मैं पूरे पे स्क्वायर लगा, ठीक है। मैथ्स में अपन करते हैं ना, तो देखो मैथ्स में इसीलिए बोलती हूँ कि ब्रैकेट पे लगाया करो। अगर हम ऐसे लिखेंगे इसको कि 2a स्क्वायर, इट मीन्स दिस स्क्वायर इज ओनली ऑन ए के ऊपर है ये सिर्फ स्क्वायर। ब्रैकेट अगर आप लगाते हो इट मीन्स कि ये जो स्क्वायर है ये इन दोनों के ऊपर है।
इसलिए हमें हमेशा ब्रैकेट में रखना चाहिए इनको, ठीक है। इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो जाता है, द लाउडनेस इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4, तो लाउडनेस 4 से इंक्रीज होगी। कैसे? क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4a स्क्वायर। लाउडनेस 4 टाइम्स मतलब एक तरह से 4 फैक्टर जो भी है वो इंक्रीज हो जाएगा उसके अंदर। a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, यहाँ पे a स्क्वायर कांस्टेंट है। 4 अगर इंक्रीज कब हो जाएगा? हाँ, इंक्रीज कब हो जाएगा? अगर एम्पलीट्यूड ट्वाइस होगा तो, जैसे एम्पलीट्यूड है ना, ये एम्पलीट्यूड अगर ट्वाइस होगा, एम्पलीट्यूड ट्वाइस का मतलब वही है वाइब्रेशन बहुत ज्यादा, उससे जैसे हार्डली अपन ने स्ट्राइक करा तो जो वाइब्रेशन बनेंगे वो एक तरह से दुगने। पहले धीरे से स्ट्राइक कर दो, फिर थोड़ा तेज से स्ट्राइक करेंगे तो उसके जो वाइब्रेशंस होंगे वो उनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी ज्यादा होगा। इनकी हाइट को मैम सेंटीमीटर में नापा जाता है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं सेंटीमीटर में नहीं। मिलीमीटर? एम्पलीट्यूड का तो ऐसा कुछ बताया नहीं उन्होंने, एम्पलीट्यूड का 1 मिनट रुको, क्योंकि कोई बताया नहीं। रुको यहाँ पे देख लेते हैं रुको नेट पे। मीटर्स के अंदर एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड इन मीटर्स। द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव देन द मोर एनर्जी इट इज कैरिंग। The wavelength of a wave is the distance from any point on one wave to the same point to the next wave along. Wavelength तो वही है जो एक पूरी वेव जो एम्पलीट्यूड को हम मीटर में मेजर करते हैं। एम्पलीट्यूड की यूनिट बुक में भी इनको देनी चाहिए, शायद आगे आ जाएगी या तो, जैसे फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज बता देना, मीटर के अंदर मेजर किया जाता है एम्पलीट्यूड। ये जो हाइट है इसको हम मीटर में मेजर, मीटर तो बहुत ज्यादा होता है। तो कोई वेव अगर कम होगी तो 0.0 इस तरह से, इतना मीटर की है इसका एम्पलीट्यूड, इस तरह से लिखते होंगे फिर ये लोग। तो मैंने स्पेसिफाई किया नहीं है एम्पलीट्यूड को, एम्पलीट्यूड की यूनिट के, बट इसकी मीटर होती है। तो इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड दुगना होता है तो उसकी जो लाउडनेस है, मतलब एक तरह से ये समझ लो कि, और इसको ध्यान भी रखना क्योंकि ये आगे भी आएगा, जो साउंड है, जो लाउडनेस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगी। द लाउडनेस इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, 4 फैक्टर बढ़ जाएगी। मतलब द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। जो लाउडनेस है इसको हम इस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, डेसिबल के अंदर। द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो वेरियस सोर्सेज के बता रखे पर वो कितनी डेसिबल साउंड मतलब ये लाउडनेस प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग, जो अपन नॉर्मली ब्रीथ करते हैं तो आवाज आती है ना, तो वो जो उसका जो लाउडनेस होता है वो कितनी होती है उसकी, 10 डेसिबल होती है। सॉफ्ट विस्पर करते हैं अपन एट 5 मीटर। सॉफ्ट विस्पर जो होता है अपन धीरे से बोल रहे हैं, मतलब बहुत ही धीरे से काना फूंकते हैं ना, उसको बोलते हैं विस्पर। तो 5 है इतनी एट डिस्टेंस से? एट 5 मीटर, शायद इतनी दूरी से, 5 मीटर की दूरी से इधर जैसे अपन वो एकदम धीरे धीरे करके नहीं बोलते, तो उसकी जो लाउडनेस होती है वो 30 डेसिबल है। नॉर्मल अपन कन्वर्सेशन करते हैं नॉर्मली उसकी 60 डेसिबल लाउडनेस है। बिजी ट्रैफिक की 70 डेसिबल है। एवरेज जो फैक्ट्रीज होती है उनकी 80 डेसिबल। अबव 80 डेसिबल द नॉइस बिकम्स फिजिकली पेनफुल। 80 डेसिबल के ऊपर अगर लाउडनेस, तो गाने की लाउडनेस को बढ़ाते हैं अपन, उसकी आवाज को बढ़ाते हैं। तो लाउडनेस मतलब एक तरह से एम्पलीट्यूड समझ लो, लाउडनेस एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगी, ये समझ लो, है ना। नॉर्मल 80 से आप वो होगा तो फिर वो पेनफुल हो जाएगी वॉइस। हाँ, 80 डेसिबल से ऊपर पेनफुल होगी, मतलब अपने को एक तरह से नॉर्मल अच्छी नहीं लगेगी। कंजर्वेशन तो 60 डीबी है, जैसे अपन बात करें तो ये 60 डीबी के आसपास होगा। हाँ हाँ, नॉर्मल कन्वर्सेशन
60 dB के। लाउडनेस कितनी है मतलब आवाज की? हाँ अपन बहुत बात कर रहे हैं, उसके बाद ये ट्रैफिक के अंदर तो बहुत तेज तेज आवाज आती है, और वो उसमें सिर्फ 10% ही इसका बड़ा, जैसे कि नॉर्मल ब्रीथिंग की इसके अंदर ऐड हो गई। हाँ, इतना ही बड़ा है, इतनी इतनी ही तेज होती है बिजी ट्रैफिक। लगता तो नहीं है। और इन्होंने तो मेजर करके लिखा होगा ना, मेजर ही किया होगा कि नॉर्मल जैसे कोई कन्वर्स कर रहा है तब, और जब ट्रैफिक है तब, तो इंस्ट्रूमेंट आते हैं ना, उनसे मेजर किया होगा, तो इतनी इतनी आई होगी, तो इन्होंने यहाँ पे के अकॉर्डिंग लिख दिया है। 60 dB के अंदर है ना, और 80 dB के अंदर कोई चिल्लाएगा तो फिर 80 से ऊपर हो जाता होगा। चिल्लाने में भी मेरे ख्याल से इतना ही होता होगा, 61 हो जाती होगी चिल्लाने, 61 62। अब वो तो इंस्ट्रूमेंट ही मेजर करता है, इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर अपन कर पाएंगे कि किसकी कितनी है, चिल्लाने पे कितना डेसिबल आता है, बिजी ट्रैफिक का। ये तो इन्होंने कुछ डेटा अपने शेयर कर दिया कि नॉर्मल ब्रीथिंग इन्होंने मेजर किया तो इतना आया, सॉफ्ट विस्पर का मेजर किया इतना आया, तो अपने साथ शेयर कर दिया इन्होंने। अपन को यहाँ पे मेन समझना है कि जो लाउडनेस है और जो एम्पलीट्यूड है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा अगर वेव का, कोई भी साउंड वेव का अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो मतलब उसकी लाउडनेस भी ज्यादा है, या फिर लाउडनेस ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा। और ये भी ध्यान रखना है, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड। कोई चिल्लाता तो भी तो पेनफुल ही होता है ना। कोई चिल्लाता है तो यस मैम। वो भी पेनफुली होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। जैसे 80 डेसिबल से ऊपर जो नॉइस, एक तो नॉइस क्या हो जाती है जो बहुत ही अनप्लीजेंट जो होती है अपने कानों को, वो होती है नॉइस। वैसे तो चिल्लाना भी अनप्लीजेंट ही है, वो भी पेनफुली होता है एक तरह से, बट इतना नहीं होता है। ठीक है, आगे आगे चले अभी। यस मैम। The loudness of sound depends on its amplitude। तो इसको टिक कर लो, अंडरलाइन कर लो अच्छे से। जो लाउडनेस है साउंड की वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। When the amplitude of vibration is large, किसी भी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जब ज्यादा है, अपन ये कैसे पता लगा सकते हैं कि किसका ज्यादा है किसका कम है? जैसे अपन ने स्ट्राइक किया था मेटल ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और फिर थर्माकोल की बॉल से अपन ने देख लिया था कि किस में वाइब्रेशन ज्यादा तेज हो रहे हैं, किसमें धीरे हो रहे हैं। क्योंकि थर्माकोल बॉल बहुत ही लाइट होती है तो उससे वो डिस्प्लेस हो जाएगी इजीली, इसलिए उसका यूज किया है। When the amplitude of vibration is large, जब किसी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो the sound produced is loud। ये पूरा टिक कर रहे, पूरा इसका कंक्लूजन है एक तरह से। साउंड जो प्रोड्यूस होगी वो लाउड होगी। व्हेन द एम्पलीट्यूड स्मॉल, जब एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा तो द साउंड प्रोड्यूस्ड इज फीबल। फीबल का मतलब होता है कमजोर, वीक, या फिर मतलब एकदम कम आवाज। ये पूरा टिक कर लो, ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है। यस मैम। श्रिलनेस आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आएगी श्रिलनेस। ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं। कंपेयर द साउंड बेबी विद दैट ऑफ एन अडल्ट। एक बेबी की साउंड और एक अडल्ट की साउंड, उसको कंपेयर करो। एक तो बच्चे की आवाज और एक कोई अडल्ट है जो 18 साल या उससे ऊपर का है कोई, उसकी आवाज को कंपेयर करो। इज देयर एनी डिफरेंस? क्या आपको कोई हाँ डिफरेंस होगा? ऑब्वियसली। इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाइड, इक्वली लाउड है, मतलब दोनों साउंड, तब भी डिफरेंस होता है ना। बेबी की आवाज तो अलग ही पहचान में आ जाती है और अडल्ट की आवाज अलग। इक्वली लाउड है मतलब लाउडनेस सेम है, तब भी अलग होती है, वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी अब इसके अंदर। दे डिफर इन सम वे, तो कुछ और भी उनमें मतलब अंतर है, कुछ और भी डिफरेंस है। एम्पलीट्यूड तो सेम है दोनों का, मतलब लाउडनेस सेम है तो एम्पलीट्यूड तो सेम हुआ, तो और क्या डिफरेंस? इनकी आवाज अपन को डिफरेंट लगती है, तो वो है फ्रीक्वेंसी। तो लेट अस सी हाउ। तो अपन यहाँ देखते हैं, आई वंडर वाई माई वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर। मतलब मुझे एक तरह से आश्चर्य है कि मेरी आवाज मेरी टीचर की आवाज से डिफरेंट कैसे है। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। किसी भी साउंड की श्रिलनेस, श्रिल मतलब एक तरह से पिच मतलब हाई लो स्वर, उसका श्रिल मतलब तीखा होता है, बहुत ही श्रिल वॉइस है इसके, अपन ऐसे बोलते हैं ये कानों में इसकी ऐसी वॉइस है। इसका नहीं आएगा, श्रिल का आ जाएगा।
used about the sound high and unpleasant. आवाज तेज और कानफोड़ अप्रिय, अपन बोलते हैं ना श्रिल वॉइस, इस तरह से अपन यूज करते हैं श्रिल क्राई। वो आवाज, वो साउंड हाई और अनप्लीजेंट, जो बहुत ही तेज है, अनप्लीजेंट। एम्पलीट्यूड में क्या कह रहे हो? तेज आवाज को एम्पलीट्यूड में मेजर करेंगे। नहीं, ये फ्रीक्वेंसी, जो श्रिलनेस होती है ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड का तो हो गया ना लाउडनेस, एम्पलीट्यूड का तो हो गया लाउडनेस। ये साउंड हाई और अनप्लीजेंट मतलब रुको, श्रिल हो जाता है, इससे तीखी आवाज, बहुत हाई पिच्ड और पियर्सिंग आवाज। जो तीखी आवाज नहीं होती है उसके लिए श्रिल का यूज, फ्रीक्वेंसी है। वॉइस और साउंड हाई पिच्ड एंड पियर्सिंग। पियर्सिंग मतलब एक तरह से कानों में से जैसे वो निकल, वो नहीं होती चुभने वाली, पियर्सिंग उसको बोलते हैं। हाई पिच्ड और पियर्सिंग चुभने जैसी, मेक अ श्रिल नॉइज, श्रिल साउंड, और ये क्राई। तो इसमें क्या है, द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच। पिच मतलब वो कितनी हाई है कोई भी आवाज, पिच और श्रिलनेस एक ही चीज होगी। तो पिच का देख रहे हैं से स्वर, मतलब पिच मतलब एक तरह से आवाज का जो स्वर है, quality of sound governed by the rate of vibration producing it, the degree of highness or lowness of a tone, standard degree of highness lowness used in performance, steepness, a special area of ground where you play certain sports with, हो गया the strength or level of feeling activity etc. ये कर लेते हैं थर्ड वाला, हाउ हाई और लो अ साउंड इज स्पेशली अ म्यूजिकल, स्वर की ऊंचाई का स्तर। श्रिलनेस मतलब तीखा यूज करते हैं वैसे तो अपन, जैसे बहुत ही तीखी है, श्रिल है आवाज। जैसे जो लड़कों की आवाज होती है ना उसके अंदर लाउडनेस ज्यादा होती है, लड़कों की आवाज होती है लाउड, और जो लड़कियों की आवाज होती है ना उसमें श्रिल जो पिच है वो हाई होती है, लड़कियों की आवाज में पिच हाई होती है, इस वजह से डिफरेंट होती है। और लड़कों की आवाज में पिच लो होती है, और लड़कियों की आवाज में पिच क्या होती है, जो श्रिलनेस होती है वो हाई होती है। लड़कों की आवाज में लाउडनेस ज्यादा होती है, लड़कियों की आवाज कम। लड़कों की लाउड आती है ना एकदम, लड़कियों की तीखी आवाज निकलती है एकदम तीखी, जैसे चिल्लाते हैं तो किस तरह से तीखा निकलता है, लड़के चिल्लाते हैं तो उनकी लाउड की तेज तेज तो शोर ही मचा दिया ऐसे। लड़कियां चिल्लाती हैं तो उनकी देखो कितनी अलग आती है, तो उनकी श्रिलनेस होती है लड़कियों की आवाज में ज्यादा। तो ये फ्रीक्वेंसी की वजह से डिफरेंस आ जाता है। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस। हाँ पिच का मीनिंग भी श्रिलनेस जैसे होगा। हाँ, पिच और श्रिलनेस दोनों सेम सेम ही है, क्योंकि इसने और करके दोनों वर्ड्स का यूज किया है ना, मतलब आप चाहे श्रिलनेस समझो चाहे पिच समझो। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। जो फ्रीक्वेंसी है वो डिटरमाइन करती है उसकी श्रिलनेस को या पिच को, किसी की भी आवाज की तीखा मतलब कितनी तीखी आवाज है वो। If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher। अगर किसी भी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाइयर है, फ्रीक्वेंसी का हाइयर का मतलब हो गया कि वो एक सेकंड में बहुत ज्यादा बार वेव कोई ट्रेवल कर रही है, जो कोई साउंड है वो एक सेकंड के अंदर मतलब बहुत बहुत सारे वो लगा रही है। एक मिनट इसको तो ढंग से नहीं बने, एक जैसे यहाँ पे एक वेव है, ये 1 सेकंड है, इतनी बार चल गई, सपोज बहुत फास्ट चल रही है, और एक ये वेव है, दो ही बार चलिए, दो मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी कहाँ थे अपन, हाँ, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, कोई वाइब्रेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाइयर है, ज्यादा है। वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाला वाइब्रेशन ले लो, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी हाइयर है, वी से दैट द साउंड इज श्रिल। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ इसमें जो आवाज निकलेगी ना वो क्या होगी, बहुत ही श्रिल आवाज होगी, बहुत ही श्रिल। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में कितनी वेव्स बनी, तो एक सेकंड में सपोज इतनी वेव बन गई है, एक दो तीन चार, चार वेव बन गई एक सेकंड के अंदर। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, मतलब इसकी श्रिलनेस ज्यादा है, और इसकी जो पिच है वो भी हाइयर है, मतलब ये ज्यादा तीखी आवाज होगी, ये इतनी तीखी नहीं होगी, ये कम तीखी होगी एक तरह से ऐसे।
इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, अगर लोअर है फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो लोअर है, मतलब 1 सेकंड में एक वेव चल पा रही है या 2 ही वेव मतलब ट्रेवल कर, तो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर वी से दैट द साउंड हैज अ लोअर पिच, तो उसकी साउंड में पिच क्या होगी, लोअर पिच होगी। अब नीचे ये आएगा कि जो गर्ल्स होती है उनकी साउंड में पिच हाइयर होती है, बॉयज की साउंड में पिच लोअर होती है, और बॉयज में लाउडनेस हाइयर होता है और गर्ल्स में लाउडनेस कम होता है। ये नीचे मतलब इसका वो आ जाएगा, इस वजह से इनकी आवाज अलग अलग होती है। ये है ना, इसके अंदर ये ड्रम का दे रखा है और ये विस्टल का दे रखा है, तो इनके अंदर है ना इनकी हाँ हाँ राइट, ये अच्छा एग्जांपल है। ड्रम के अंदर तो देखो अभिमन्यु, जब अपन ड्रम को स्ट्राइक करते हैं तो ड्रम में लाउड आती है, कभी भी ड्रम की जो पिच है वो हाई नहीं आती, मतलब तीखी आवाज नहीं आती ना, ड्रम से लाउड आवाज आती है, तुमने सुना होगा। और विसल की कितनी तीखी कानों में चुभने जैसी आवाज नहीं आती विसल की, तेज बजाते कान अपन बंद कर, तो ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। विसल के अंदर श्रिल ज्यादा होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है विसल में, और ड्रम के अंदर एम्पलीट्यूड ज्यादा हाई है, फ्रीक्वेंसी लो होती है। वो साउंड होती है वो है ना ज्यादा देर तक है ना कैसे रह पाती है किसी ऑब्जेक्ट पे और किसी पे नहीं। तो वाइब्रेशन की वजह से होता है, वाइब्रेट जितनी देर तक वाइब्रेशन रहेंगे ना उतनी देर तक ही वो साउंड रहेगी, वाइब्रेशन जैसे ही खत्म वैसे ही साउंड भी खत्म हो जाएगी। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग से, किसी पे ज्यादा देर तक वाइब्रेशन रहते हैं, किसी पे कम देर तक। जिसमें वाइब्रेशन ज्यादा रहेंगे साउंड भी जब तक बनी रहेगी, जब तक वाइब्रेशन, वाइब्रेशन जैसे ही खत्म साउंड भी खत्म। ठीक है, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ थे, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर वी से दैट साउंड हैज अ लोअर पिच, तो अगर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी जो पिच होगी, जो उसकी तीख वो कम होगा, वो मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा ऐसी आवाज जो कानों में चुभे अपने, इस तरह की आवाज। फॉर एग्जाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रीक्वेंसी, जो ड्रम है इसमें फ्रीक्वेंसी तो लो होती है, लो फ्रीक्वेंसी, कभी भी तुम ड्रम बजाते हो तो कभी भी ऐसी आवाज नहीं आती कि तीखी आवाज नहीं आती, कभी भी ड्रम में लाउड आती है बहुत तेज तरह से। तो इसमें ड्रम में लो फ्रीक्वेंसी होती है, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस, फ्रीक्वेंसी देखो दिखा भी रखी है, ये वेव देखो इसमें, तो चलो अपन 1 सेकंड मान लेते हैं यहाँ पे, ड्रॉ पेंसिल से, अपन इसको मान लेते हैं 1 सेकंड, ये यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक ये हो गई अपनी 1 सेकंड। इसमें देखो कितनी सारी वेव्स चल रही है 1 सेकंड के अंदर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी है ज्यादा। तो इसकी जो इसमें कम होगी बस लो फ्रीक्वेंसी, इसकी वेव ही देख लो कैसी बन रही है, जब ड्रम बज रहा है तो ऐसी वेव बन रही है, जब विसल बज रही है तो ऐसी वेव। ये वेव्स वाले इंस्ट्रूमेंट भी है पता है, उसमें वेव दिख जाती है कि ये वाली जो ऑब्जेक्ट है ये कैसी वेव प्रोड्यूस कर रहा है। आगे तुम हायर जैसे एक्सपेरिमेंट और लैब में लेके जाएंगे ना तो वहां पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि आप आवाज करोगे तो उसमें पूरा वो ये वेव दिखा देते हैं अपन को कि ऐसी वेव इसमें, लेकिन वो बहुत ही 12th तक तो नहीं दिखाएंगे ऐसा, 12th में तो तक दिखाते, हायर जब, फॉर एग्जाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रीक्वेंसी, जो ड्रम है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है लो, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस, frequency determines the pitch of a sound, therefore it produces a low pitched sound, तो जो ड्रम है वो लो पिच्ड साउंड प्रोड्यूस करता है। on the other hand a whistle has a high frequency and therefore produces a sound of higher pitch, जो विसल होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाइयर होती है, इसलिए वो हाइयर पिच की साउंड प्रोड्यूस करती है, मतलब बहुत ही पियर्सिंग साउंड आएगी, बहुत ही चुभने वाली आवाज आएगी विसल में से। A bird makes a high pitched sound, बर्ड की भी आवाज ऐसी होती है ची ची ची, तो हाई पिच की साउंड होती है बर्ड की, मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। whereas a lion makes a low pitched roar, जो लायन होता है जो शेर होता है उसकी लो पिच, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। ये तुम धीरे धीरे समझ आ ही गया होगा वैसे तो, कोई भी ऐसा समझ लेना बस कि जिसमें तीखी आवाज आ रही ना, तीखी तीखी थोड़ी मतलब
ऐसा जरूरी नहीं कि हर टाइम चुभे, लेकिन थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ चुभने जैसे, अगर थोड़ी और तेज हो जाए तो चुभेगी, तीखी आवाज है तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई होगी, अगर तीखी नहीं है तो फ्रीक्वेंसी उसमें लो होगी बस। लायन की में जो लायन का जो रोर होता है, मतलब जो लायन दहाड़ता है उसको बोलते हैं रोरिंग, रोर करना, तो उसमें लो पिच्ड। However, the roar of a lion is very loud, while the sound of the bird is quite feeble. जो लायन का जो रोर होता है, दहाड़ना होता है, वो बहुत ही लाउड होता है, तब भी उसकी फ्रीक्वेंसी तो कम ही है ना। लेकिन जो जो बर्ड है इसकी जो साउंड होती है तो बहुत ही फीबल होती है, बहुत ही कमजोर होती है, तब भी उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ये लिखा है इसने। हाउ एवर कि बर्ड्स में हाई पिच्ड साउंड है, और जो लायन है ये लो पिच्ड रोर मतलब करता है। तो However, the roar of a lion is very loud. जो रोर है बहुत ही लाउड होता है, while जबकि जो बर्ड की जो साउंड है बहुत ही फीबल होती है, बहुत होती है मतलब। बर्ड की वॉइस के अंदर डिफरेंस उसका वोकल कॉर्ड की वजह से होता है ना। हाँ वोकल कॉर्ड की वजह से भी होता है। मतलब ड्रम और इनके अंदर किसकी वजह से होता ड्रम है? के अंदर जैसे इसकी जो मेम्ब्रेन हो गई, इस वजह से होता है। ड्रम का जो मटेरियल हो गया, मटेरियल की वजह से भी होता है। ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो वो है साउंड है वो वेरी करती है, मतलब अलग अलग होती है, हर ऑब्जेक्ट की साउंड अलग होती है, बिकॉज ऑफ इट्स मटेरियल जिससे वो बना है, उसके मटेरियल की वजह से। Every day you hear the voices of children and adults. हर रोज हम children और adults की voice सुनते हैं. Do you find any difference in their voices? क्या आपको कोई difference उनकी voices में लगता है? Can you say that the frequency of the voice of a child is higher than of an adult? Yes, सही है। जो बच्चा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वॉइस में, और जो अडल्ट होता है, जो बड़ा होता है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, कम होती है, बच्चे के में ज्यादा होती है। यूजुअली द वॉइस ऑफ हैज हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मैन, और जो वुमन होती है उनकी वॉइस में भी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हायर होती है मैन के कंपैरेटिवली। अब ऑडिबल इतना बड़ा है, इसको पढ़ लेते हैं। तो इतना सही है तो इसको भी पढ़ लेते हैं, ऑडिबल इनऑडिबल। इससे लास्ट टॉपिक है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। We know that we need the vibrating body for the production of sound. तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी का वाइब्रेट होना जरूरी है, मतलब वाइब्रेशन होंगे तो साउंड भी होगी। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज? क्या जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडीज है क्या हम उस सबकी आवाजें सुन सकते हैं? नहीं, सबकी नहीं सुन सकते अपन। अपन एक फिक्स रेंज की ही फ्रीक्वेंसी की आवाज सुन सकते हैं, सारी वाइब्रेटिंग बॉडीज की आवाज हम नहीं सुन सकते। अब जैसे जो ब्रह्मांड है ऊपर, वहां पे इतने ये जो अर्थ घूमती है या फिर सन घूमता है या कोई प्लेनेट घूमता है, उनकी आवाज तो बहुत बहुत तेज होती होगी ना, अपन को सुनाई नहीं देता कुछ भी क्या चल रहा है ऊपर, अपन को सुनाई देता ना कुछ भी, वो हाइयर उसकी फ्रीक्वेंसी है तो अपन को नहीं सुनता कुछ भी उनका। उनके अंदर साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगी। हाँ स्पेस में तो साउंड ट्रेवल नहीं करते, लेकिन और भी जैसे बड़ी बड़ी चीजें हैं, कुछ भी ऊपर वो चली जाती है अपनी अर्थ के चारों तरफ, अपनी सैटेलाइट घूमती है ना चारों तरफ, तो वहां पे तो एटमॉस्फेयर रहता ही है, एयर रहती है, तो सैटेलाइट की तो अपन को आवाज आ ही नहीं रही, अपने ऊपर ही तो घूम रही है सैटेलाइट, अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती है ना, तो अपन को आवाज आती है। तो मतलब कई चीजें हैं जिनकी मतलब आवाज अपन को नहीं आती, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हाइयर उसकी होती होंगी, या तो फ्रीक्वेंसीज की या लोअर की होती होंगी। The fact is that sounds of frequencies less than about 20 vibration per second। हाँ ये देखो उसका आंसर मिल गया ना, ऊपर जो क्वेश्चन था कि अगर एक सेकंड में 20 वाइब्रेशन हो रहे तो 20 हर्ट्स आ गया था यहाँ पे। अगर एक सेकंड में एक हो रहा है तो 1 हर्ट्स बोलेंगे, अगर एक सेकंड में 20 वाइब्रेशन हो रहे हैं, 20 ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो हम उसको 20 हर्ट्स बोलेंगे। मतलब एक सेकंड में जितने भी ऑसिलेशन या वाइब्रेशन उतनी ही हर्ट्स उसकी वो होती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है। The fact is that sound of frequency is less than about 20 vibration per second। 20 हर्ट्ज से कम की साउंड, मतलब एक सेकंड में 20 वाइब्रेशन हो रहे हैं तो वो अपन को सुन, एक सेकंड में 19 या 18 या फिर 17 या वो तो नहीं सुनाई देगी। मतलब इसने एक वो अराउंड बताया कि 19 18 भी क्या पता सुन जाए, लेकिन बहुत ही जो कम होगी वो नहीं सुनाई देगी। तो इसने बोला ना कि रफली रफली बोला ना नीचे इसने कि 20 से 20 तो रफली में 19 भी 18 भी आ सकता है, एग्जैक्ट नहीं बोला, एग्जैक्ट बोलते तो 20 से नीचे सुन कोई ना ऑब्जेक्ट और 20 टाइम्स है ना वाइब्रेट होगी एक सेकंड के अंदर,
जो साउंड होगी तो उसको 20 हर्ट्ज होगी। यस, वो 20 हर्ट्ज होगा। टेबल को है ना अपन ऐसे नॉक करते हैं तो उसके बाद अपन को सुनाई देती है, तो फिर वो 20 से ज्यादा टाइम्स वाइब्रेट होती है पर अपन को दिखाई नहीं देती। हाँ हाँ, दिखाई नहीं देती। 20 से ज्यादा टाइम होती होगी तभी तो अपन को सुन रहे हैं। 20 से कम होगी तो अपन को तो सुनाई नहीं देगा। 20 से ज्यादा टाइम ही वाइब्रेट होता है। तो द फैक्ट इज दैट द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन सेकंड। एक सेकंड में अगर 20 वाइब्रेशन होंगे तो हमें सुन जाएंगे, लेकिन इससे कम होंगे तो नहीं सुन। कैनॉट बी डिटेक्टेड, लेस वाले जो कम होंगे वो कैनॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर, तो ह्यूमन ईयर को वो सुनाई नहीं देंगे। ह्यूमन ईयर उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता, मतलब उनको पहचान नहीं सकता, सुन नहीं सकता। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल, तो हम इनको इनऑडिबल साउंड कहते हैं। ऑडिबल मतलब जो हमें सुनाई देती है, इनऑडिबल जो हमें सुनाई देती है। On the higher side, sounds of frequencies higher than about 20,000 vibration per second. अगर एक सेकंड में 20,000 वाइब्रेशन से ज्यादा है, 20,000 तक तो हम सुन सकते हैं। एक सेकंड में 20,000 वाइब्रेशन होते हैं तो हम सुन सकते हैं, लेकिन 20,000 से ज्यादा वाइब्रेशन होंगे तो हम उसको भी आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर, वो भी हमें ऑडिबल नहीं है। Thus for human ear the range of audible frequency को टिक कर लो कि for human ear the range of audible frequency is roughly from 20 to 20,000 hertz, और 20 k hertz भी लिखा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, k का मतलब 1000 ही होता है। तो 20 से 20,000 हर्ट्स, या फिर लिख सकते हैं 20 से 20 के हर्ट्स भी लिख देते हैं कई बार बुक्स में। Some animals can, 20,000 हर्ट्ज के अंदर है ना, ये एयर के एयर ड्रम्स फट जाते हैं, तो फिर वो उससे ज्यादा में क्यों नहीं फटते? नहीं, ईयर ड्रम फटते नहीं है, अपन सुन नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं कि ईयर ड्रम फट जाते हैं। अपन इससे ज्यादा की आवाज सुन नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते इससे ज्यादा की। ईयर ड्रम तो जब फटेंगे जब जैसे जो बम है वो अपने पास में एकदम से कानों में, जब बहुत ही तेज आवाज एकदम से आई है, कोई भी आवाज, सपोज बॉम्ब धमाका हो रहा है और अपन बॉम्ब से बहुत ही दूर है तो वो अपन को इतना, लेकिन अब इफेक्ट जब पड़ता है कान पे, जब एकदम अपने पास में बम पड़ता है, अचानक से इतनी तेज आवाज, अचानक से बम की आवाज भी अपना कान सुन सकता है आराम, लेकिन सडन जब होता है ना, कोई भी सडन वॉइस और हाई हाई होगी, इतनी ज्यादा लाउड वॉइस और सडन एकदम अचानक से, तो फिर वो कानों को, कोई वॉइस होगी तो सडनली है ना 20,000 से ज्यादा की होगी, तो अब अपने एयर ड्रम्स फटेंगे। सुन ही नहीं सकेंगे तो कैसे अपने ईयर ड्रम्स, तो उसको सुन ही नहीं सकते। एयर वो जैसे वो फटेगा तो फिर वो वाइब्रेट, वो एयर एयर से है ना अपने एयर ड्रम तक, वो एयर अपने एयर ड्रम भी वाइब्रेट होगा। नहीं, वो अपने ईयर ड्रम को शायद वाइब्रेट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर वो अपने ईयर ड्रम को वाइब्रेट कर देता है, वाइब्रेट कर दिया तो फिर तो अपन को सुनाई दे जाएगा। वो वाइब्रेट ही नहीं कर पाता ईयर ड्रम को, जैसे कोई काफी चीजें होती है ना जिनको अपन वाइब्रेट नहीं कर पाते, ऐसे ही अपना ईयर ड्रम भी उन फ्रीक्वेंसीज के लिए वाइब्रेट होता ही नहीं होगा, क्योंकि वाइब्रेट हो गया तो अपन को सुन जाएगा, फिर तो वो वाइब्रेट ही नहीं हो सकता। हाइयर फ्रीक्वेंसी के लिए जो अपना ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट ही नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? जैसे कोई, अब ये देख लो, जैसे कोई गत्ते वत्ते हैं, ठीक है, इसको हम मतलब स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं, तो वाइब्रेट नहीं होता। वो इसका रीजन ये है कि उसका नेचर ही ऐसा है, वो इस मटेरियल का बना है कि वो इतनी फ्रीक्वेंसीज की साउंड को ही, मतलब वो वाइब्रेट कर सकता है इतनी फ्रीक्वेंसीज की साउंड पे ही। उससे ज्यादा या उससे कम के आएंगे तो उसपे वाइब्रेशन ही नहीं होगा, उसको कुछ मतलब फील ही नहीं होगा। तो उसका नेचर ही ऐसा है, मतलब वो उसकी बनावट ही ऐसी है। ये इसका एक रीजन हो सकता है। कोई बहुत पतला कपड़ा है, उसको है ना अपन हीट करेंगे तो उसमें तो बिल्कुल साउंड नहीं आती। हाँ, कपड़े में उसका से ना, हाँ, तो उसका नेचर ही ऐसा है, कपड़ा है वो, मटेरियल का, तो नेचर पे भी डिपेंड करता है कि मतलब ये इतने साउंड पे ही ये वाइब्रेट कर सकता है ऐसे। तो अपना जो ईयर ड्रम है वो हायर साउंड्स के लिए क्या वाइब्रेट नहीं करता, उसका नेचर ऐसा ही है। देख लो कि है ना क्यों नहीं अपन को सुनाई देती। बुक क्या में तो बोल, नहीं लिखा हुआ कि है ना अपन को सुनाई क्यों नहीं देता 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड को। अब बोलो वापस। अपन है ना 20,000 हर्ट्ज की साउंड
साउंड को सुन क्यों नहीं सकते? गूगल पे सर्च करके देख लो। चलो ठीक है, सर्च करते हैं। इस पढ़ ले फटाफट, ये पढ़ लेते हैं फिर अपन सर्च करते हैं। चलो तो पहले या पढ़ लेते हैं फिर आराम से सर्च करेंगे। सम एनिमल्स कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर, कुछ एनिमल्स हैं जो 20,000 से ज्यादा की फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं। डॉग्स हैव दिस एबिलिटी, जो डॉग है इसके पास ये एबिलिटी है। द पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स विच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमंस, जो पुलिस है वो हायर फ्रीक्वेंसीज के विसल यूज करते हैं जो सिर्फ कुत्ते सुन सकते हैं, ह्यूमन अपन तो सुन ही नहीं सकते। डॉग तो सुन सकते हैं सिर्फ क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसीज की जो विसल है आवाज प्रोड्यूस हो रही है तो डॉग को सुनाई दे रही है। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फेमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम, जो अल्ट्रासाउंड जो अपना इक्विपमेंट है उससे हम कई मेडिकल प्रॉब्लम्स को ट्रैक करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ये वर्क्स एट फ्रीक्वेंसी हायर देन, अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट भी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है। चलो अब अपन सर्च कर लेते हैं। तो ये भी लिख लो यहाँ से। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, ये हायर फ्रीक्वेंसीज की उस पर वर्क करता है, ये ध्यान रखना। और इससे अपन जैसे पूरी बॉडी का वो पता चल जाता। साउंड दैट इज हायर देन ह्यूमन बीइंग कैन हियर, अल्ट्रासाउंड से जो अपन से जो हायर फ्रीक्वेंसीज की होती है, ऐसी ध्वनि जो मानव की श्रवण क्षमता से परे हो। A medical process that produce an image of what is inside your body, अपनी बॉडी के अंदर की सारी चीजें दिखा देता है अल्ट्रासाउंड। तो जो एक्सरे होता है वो सिर्फ बोन्स दिखाता है, अपनी हड्डी दिखाता है। अल्ट्रासाउंड में सब कुछ देख लो। शरीर के आंतरिक भाग का चित्र प्रस्तुत करने वाली डॉक्टरी प्रक्रिया अल्ट्रासाउंड शोड शी वाज एक्सपेक्टिंग ट्विंस। तो उसमें दिख जाते हैं ना, जैसे जो एक्सपेक्टिंग मदर्स होती है वो दिख जाते हैं उसमें कि एक बेबी है या बेबी सही है या नहीं। तो ये किस उस पे काम करती है, टेक्नोलॉजी पे, मतलब ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हायर फ्रीक्वेंसी पे वर्क करती है। अपन देख, हाँ क्या देखना था अपन को बताओ एक बार अभी मैंने। वाई अपने ईयर्स क्यों नहीं सुन पाते हैं, वाई ह्यूमन ईयर्स कैन नॉट our ears possess minuscule hair cell, अपने ears के अंदर मतलब बहुत minuscule होता है। यहाँ से देख लो, मिनिस्क्यूल मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही छोटा, मिनिस्क्यूल होता है। आर ईयर पॉजेज मिनिस्क्यूल हेयर सेल, अपने ईयर्स के अंदर बहुत छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं, मतलब बालों की तरह जैसे सेल्स होते हैं अपने यहाँ पे ईयर के अंदर, मिनिस्क्यूल हेयर सेल्स दैट हेल्प इसेंशियल ग्रैब, बहुत ही छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं जो कि दैट हेल्प इसेंशियली ग्रैब साउंड वेव्स दैट आर ईयर लेटर प्रोसेस इनटू इंटेलिजिबल साउंड्स। तो क्या होता है, अपने कान में बहुत ही छोटे छोटे म्यूनिसिकल हेयर सेल्स होती हैं जो कि ग्रैब करती हैं, ग्रैब मतलब किसी को भी पकड़ लेना, इसेंशियली मतलब आवश्यक, दैट हेल्प इसेंशियली ग्रैब साउंड वेव्स को ग्रैब कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, दैट आर ईयर लेटर प्रोसेस इनटू इंटेलिजिबल साउंड। तो उनको वो इंटेलिजिबल एक तरह से साउंड में मतलब प्रोसेस कर देता है, अपना ईयर आवाज में मतलब उसको प्रोसेस कर देता है। अनफॉर्चुनेटली दीज स्मॉल हेयर सेल डू नॉट रीग्रो इवन व्हेन दे आर डैमेज्ड और डाई, अगर ये जो हेयर सेल्स है ना छोटी छोटी, अगर ये डैमेज हो गई या फिर मर गई, डैमेज मतलब कोई नुकसान हो गया इनको, या फिर ये डाई हो गई, मर गई, तो ये रीग्रो नहीं कर पाती वापस से, मतलब ये बढ़ नहीं पाती, इतनी छोटी छोटी होती है ये। तो दिस लॉस ऑफ हेयर रिजल्ट इज इन अ लेसन्ड एबल्ड ability to hear higher frequency range over time। तो ये तो इसने ये लिख दिया, ये तो नॉर्मल चीज लिखी है इसने कि जैसे अगर वो सेल्स जो डाई हो जाएंगी, अगर वो सेल्स, तो अपन को दिस लॉस ऑफ हेयर रिजल्ट इन अ लेसन्ड एबिलिटी टू हियर हायर फ्रीक्वेंसी की जो साउंड्स होंगी वो अपन नहीं सुन पाएंगे। Why can humans only
बिटवीन ये, तो इसका ये लिखा है अभिमन्यु इसने की, हियर वी कैन नॉट, कि अपने कान के अंदर क्या कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, छोटी छोटी, बहुत ही छोटी हेयर सेल्स होती हैं, जो कि मतलब साउंड को ग्रैब करती हैं, पकड़ती हैं एक तरह से sound को। लेकिन अगर हाइयर फ्रीक्वेंसी की साउंड आ जाएगी ना, 20 हर्ट्ज से है ना स्मॉल की है ना साउंड को ही तो पकड़ सकती है ये। हाँ 20 हर्ट्ज पकड़ सकती है, फिर हाइयर, हायर को हाइयर को नहीं पकड़ेंगे ना, हाइयर, हाइयर को ये नहीं पकड़ सकते। दिस लूज ऑफ हेयर रिजल्ट इन लेसन्ड एबिलिटी टू हियर हाइयर फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर टाइम, ये हाइयर फ्रीक्वेंसी को नहीं पकड़ सकती, डैमेज ही कर देगी हाइयर फ्रीक्वेंसी, तो इनको हाइयर फ्रीक्वेंसीज को पकड़ ही नहीं सकती। These small hair cells do not regrow even when they are damaged, or ये this loss of hair result in lessened ability here higher frequency range over time। एक मिनट और देख लेते हैं, why cannot we hear above 20 hertz, ये देख लेते हैं एक बार। if you only want the physics, skip the first paragraph। There are many reasons for why frequency response high falls off beyond high points। I can think of mechanical, electric processing related। चलो YouTube पे देखते हैं एक बार, इसमें पता नहीं क्या क्या है, YouTube पे सर्च करते हैं। Why यही दिखा रहा है यहाँ पे तो बार बार, यही रीजन है, इसकी वजह से वाई ह्यूमन ईयर्स कैन नॉट हियर, मतलब जो ये है ग्रैब नहीं कर पाते, ये जो हेयर सेल्स है ना, जो बहुत ही छोटी छोटी हेयर सेल्स होती है, वो उसको ग्रैब ही नहीं कर पाती, मतलब उसको पकड़ ही नहीं पाती एक तरह से उस आवाज को, या फिर कम उस फ्रीक्वेंसी की होगी उसको भी नहीं पकड़ पाती, और ज्यादा की होगी उसको भी नहीं ग्रैब कर पाती है, इस वजह से हमको नहीं सुनाई देता, इसी रेंज की उसको ये ग्रैब कर पाती है। तो एक तरह से वही हो गया कि नेचर अपने ईयर का, अपने कान को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि हम यही इस फ्रीक्वेंसी की आवाज सुन पाए। में एयर सेल्स होते हैं ना, ये अगर डैमेज हो जाए तो फिर अपन है ना 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड को भी सुन वो सकते भी हैं। नहीं, तो फिर तो सुन ही नहीं सकते, 20 हर्ट्ज के नीचे की कहाँ सुन सकते, तो अपन सुन ही नहीं पाएंगे। अगर ये डैमेज हो जाते हैं तभी तो, जो अगर ये डाय है, मरे हुए होते हैं बचपन से किसी बच्चे के, तो बचपन से बहरा होता है ना, इसी वजह से होते ही नहीं है तो, और डैमेज हो जाते हैं तो भी अपन 20 हर्ट्ज के नीचे के तो सुन ही नहीं सकते, उनको तो ग्रैब ही नहीं करती है, जो सेल्स है उनको पकड़ती ही नहीं है। वो साउंड को तो है ना ये वो एयर ड्रम की वजह से अपन सुन पाते हैं, तो हेयर इनका क्या रोल होता है? इनका भी रोल होता है, ये उसको ग्रैब करती है, पकड़ के लाती है एक तरह से, जब साउंड बाहर से अंदर की तरफ एंटर हो रही है अपने कान के अंदर, तो उसको एक तरह से पकड़ना, उसको ग्रैब करना, साउंड वेव्स को ग्रैब मतलब किसी चीज को पकड़ लेना, ग्रैब कर लेना, तो वो ग्रैबिंग ही नहीं होगी तो साउंड वेव फिर कान में मतलब एक तरह से, ठीक है, तो बस रखें फिर। यस मैम।